हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। माय नेम इज सत्यम जैन। कैसे हैं आप लोग? ओके, सो बिफोर आई बिगिन द वीडियो, बस एक दो छोटी सी बातें हैं। सबसे पहले देखो यार, मेरी ना लाइफ थोड़ी सी डीरेल हुई थी, ठीक है। और इसकी वजह से हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा शेड्यूल में डिले आया है। और मैं ना हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ इसके लिए, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैंने आज ही ग्रुप में बोला है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता नहीं हूँ, कभी भागा नहीं हूँ। दुनिया का कोई भी इंसान कुछ भी बोले, मुझे पता है मैं कितनी लंबी बैटल लड़के यहाँ तक आया हूँ। आई नो दैट आई नेवर रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो येस, आई एम अकाउंटेबल टू यू एंड आई विल बी always accountable to you. So first of all, sorry, my life got a bit derailed because of a few things, but that does not mean कि मैं आपकी derail होने दूंगा। पहली चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ विच इज़, ये देखो आपके लिए चीज़ें रेडी हैं। एनवायरमेंट पी टी 365, ये एनवायरमेंट की पी टी 365 है, 150 पेजेस की है। इन 150 पेजेस में हार्डली 25 to 30% स्टफ काम का है। तो उसके लिए क्या किया है, ये बना दिए हैं आपके लिए नोट्स, ठीक है। या फिर जिसको माइंड मैप वगैरह चाहिए, ऐसी वैसी चीज़ें चाहिए होती हैं, उनके लिए भी माइंड मैप वगैरह का काम कर दिया है। इन्हीं चीज़ों से मिला के पढ़ाऊंगा। इतना बेहतरीन तरीके से इतने सही टाइम में कवर करोगे एनवायरनमेंट रेलेवेंट स्टफ, ताकि याद हो, कुछ फालतू नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ ऐसी चीज़ें बाकी पीटी 365 के लिए भी रेडी कर दी गई हैं, मेरे को बस डिलीवर करनी है। मेरी डिलीवरी पे तो कॉन्फिडेंस है ना। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, कुछ लोगों को पिछले लेक्चर में कुछ इशू आया होगा, ठीक है। कुछ लोगों को, किसी को साउंड इशू आया होगा, किसी को मेरी एनर्जी का इशू आया होगा, किसी को बीच में कुछ पॉजेस का इशू आया होगा, कुछ को हो सकता है क्वालिटी का भी इशू आया हो। एक लेक्चर की बात थी, ठीक है। इस लेक्चर में आई विल मेक श्योर टू कंपेंसेट फॉर एवरीथिंग। यू विल हैव योर ओल्ड सत्यम जैन बैक इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, ठीक है जी। करें शुरू, चलें। यही तीन चार बातें करनी थी। वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। चलिए, ओके। सो इन द लास्ट लेक्चर वी डिड टिल 8.2 टॉपिक, टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक नंबर 8.3। देखो, ये एक ऑफशोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट है। नाम से क्या समझ में आ रहा है, व्हाट आर यू गेटिंग बाय द नेम ऑफशोर, है ना। जो ऑफशोर एरियाज हैं उनमें मिनरल के डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन के लिए एक एक्ट लाया गया है। तो बहुत क्लियर सी चीज है कि जो भी चीजें ऑफ शोर में हम काउंट करते हैं, ऑन शोर नहीं, ऑफ शोर, व्हाट आर दे? टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मेरीटाइम जोन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इनमें मिनरल रिसोर्सेज के डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन के लिए ये एक्ट आया है। सिंपल हो गया, नाम से पता चल गया, ऑफ शोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट, राइट। अब इसमें स्पेसिफिक प्री के हिसाब से चीजें पढ़ते हैं। कितने डेप्थ से ज्यादा पे हम ऑफशोर माइनिंग करते हैं? इट इज 200 मीटर्स। ये डेटा पूछेगा यूपीएससी, अगर पूछेगा तो 100 लिख देगा, 300, 500 कुछ भी लिख देगा। आपको याद रखना है 200 मीटर्स था। क्लियर। नेक्स्ट, देर इज अ थिंग कॉल्ड चेंजेस, है ना। जब भी एक्ट में अमेंडमेंट होते हैं तो कुछ चेंजेस होते हैं। तो पहले जैसे हर अलग अलग चीज के लिए डिफरेंट लाइसेंस होते थे, अब ये नए वाले एक्ट में क्या कर दिया है, कंपोजिट लाइसेंस कर दिया है। तो आपको क्या वर्ड याद रखना है, कंपोजिट लाइसेंस। उतना ही मार्क क्या है आपके लिए, बस इतना आपको याद रखना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हर चीज के लिए अलग अलग लाइसेंस होते थे, अब सिंगल लाइसेंस है, उससे काम चलाओ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ माइनिंग। क्लियर। अगली चीज क्या है, पहले कोई भी लीज होती थी वो 30 साल के लिए होती थी और फिर 20 साल एक्सटेंड करानी पड़ती थी। अब एक ही बार के में 50 साल के लिए है, ठीक है। तो क्या कंपोजिट लाइसेंस है, 50 साल के लिए है। कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगी, सारे बिडर्स आपस में बैठेंगे, कोई बोलेगा मैं 100 रुपए दूंगा, कोई बोलेगा मैं 101 दूंगा। जो 101 देगा उसकी बिडिंग हो जाएगी। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए, नेक्स्ट चीज है माइनिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल्स। माइनिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल्स से हमें क्या समझ में आता है कि देखो, माइनिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल्स जो है, इट विल बी ग्रांटेड ओनली टू द गवर्नमेंट, राइट। ये अभी भी सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनीज को ही दिया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। क्यों? ऑब्वियसली भाई, एटॉमिक मिनरल्स क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं नेचर में। तो ये सिर्फ दे विल बी ग्रांटेड ओनली टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कंपनीज। डन, बात समझ में आ गई पूरी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। नेशनल, ऐसे ही प्रीलिम्स के लिए पढ़ना होता है, ऐसे ही प्रीलिम्स के लिए पढ़ना होता है। ऐसे हर चीज बैठ के रटने लगोगे तो कैसे होगा? ओके, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ऐसे नहीं। बी वेरी क्रिस्प इन रिमेंबरिंग थिंग्स। पूरे से आर्टिकल से मैंने क्या बताया है, 5 चीजें बताई होंगी, हार्डली 5 वर्ड्स बताए होंगे। उतना याद कर लिया, बन गया शॉर्ट नोट। चलो मेरे भाई, डन। चलिए, नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल। नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया सबसे पहले, ये देख लो। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस।
नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी। नाम से क्या समझ में आ रहा है? नेशनल लेवल पे जियो साइंस का जो डेटा है उसकी रिपोजिटरी एक जगह पे इकट्ठी हो जाए, उसके लिए पोर्टल बनाया है। किसने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने बनाया है। ठीक है। नाउ ये किस पॉलिसी के अंडर बना है? नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी। अब यहां से यहां कनेक्ट कर लो, अगर मिनरल एक्सप्लोरेशन हो रहा है तो कौन सी मिनिस्ट्री करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस करेगी, राइट? तो अगली बात क्या है? मिनरल एक्सप्लोरेशन डेटा इन द पब्लिक डोमेन ऑन अ डिजिटल जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म। मिनरल एक्सप्लोरेशन डेटा जो है वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा डिजिटली, कि भाई इस जगह पे इतनी ये वाली मेनिंग हो रही है, इस जगह पे ये जियोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है, ये जियो फिजिकल प्रोसेस हो रहा है। बेसिकली क्या है? डेटा का एक्सेस बढ़ेगा तो अवेयरनेस बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी तो बेटर माइनिंग की चीजें होगी। तो बेसिक को याद रखो। अब ये आपको याद रखना ही नहीं है, जियोलॉजिकल, जियोकेमिकल, जियोफिजिकल नहीं याद रखना है। कुछ भी आएगा सच ही होगा, क्योंकि इम्पैक्ट क्या होता है? वाइड होता है। मैथ सीरीज में सीखा है हमने। बात समझ आई? चलो जी। अब सबसे पहले नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी के बारे में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। देखो, कुछ याद नहीं करना है। अगर नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि भाई कंट्री में एक्सप्लोरेशन तेजी से हो, एक्सेलरेट हो जाए, उसी पे काम करेगी। एक्सप्लोरेशन की तो पॉलिसी है, तो इसमें याद क्या करना है ना? जितनी चीजें हैं उनकी ऑक्शनिंग होगी। किस बेसिस पे होगी? रेवेन्यू शेयरिंग पे, है ना? प्राइवेट कंपनी बोलेगी कि हम इतनी जगह की माइनिंग करेंगे, इसमें से इतना जो रेवेन्यू आएगा वो उतना आपका, और बाकी हमारा। सिंपल। एक जियो साइंटिफिक डेटा बेसलाइन बन जाएगी। तो ये चीजें याद नहीं करनी होती है, ये चीजें समझनी है कि एग्जामिनर पूछेगा तो हाँ ही है इनका आंसर। करेक्ट। देन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर। याद रखना है इसको, बहुत लोग इसको गलत करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के चक्कर में। मैं लिख दे रहा हूं, है ना? बहुत लोग इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के चक्कर में गलत करते हैं। नहीं, दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ऐसा एक और बताऊंगा आज। रेलवे की चीजें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर आती है। मैं देख के हम चक्कर हो गया भाई, ये क्या है। तो खैर, हाँ जी, रीजनल ऑफिसेज वगैरह कहाँ पे है बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है उसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में कुछ चीजें नोटिफाई करी हैं। तो ऑब्वियसली ये जो भी रूल्स आए होंगे नए, ये किसी एक्ट के अंदर आए होंगे। सारे रूल सारी पॉलिसीज एक्ट के अंदर आती हैं। वो एक्ट कौन सा है? SCZ एक्ट 2005। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने SCZ 2000 एक्ट 2005 के एक्ट के अंतर्गत SCZ के कुछ अमेंडमेंट रूल्स निकाले हैं। ठीक है। छोटी सी लाइन है, इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए, लेकिन फोमो ना हो जाए इसलिए पढ़ाता हूं। ये लाइन का मतलब समझ लो। बेसिकली इन रूल्स में SCZ को अलाउ किया गया है कि वो क्या कर सकते हैं? डिमार्केशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ द बिल्ट अप एरिया इन एन IT और IT enabled सर्विस SCZ एज अ नॉन प्रोसेसिंग एरिया। अगर एक IT या ITES का SCZ है, ठीक है, ये इतना बड़ा ITES का SCZ है, अब ये अलाउ कर रहा है। अब इसमें पूरे में क्या होना था? डेटा प्रोसेसिंग होनी थी, प्रोसेसिंग एरिया होना था। ये अलाउ कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की, इसमें से एक छोटा सा एरिया तुम काट के अलग से नॉन प्रोसेसिंग एरिया बना के रख सकते हो, है ना? ये जो नॉन प्रोसेसिंग एरिया बनेगा इसमें ऑब्वियसली तुम्हें SCZ की फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, जो SCZ के पर्क्स होते हैं वो नहीं मिलेंगे। राइट? शेल नॉट अवेल एनी राइट्स और फैसिलिटीज अवेलेबल टू SCZ यूनिट्स। बाकी जगह चलेगा, इतने एरिया में नहीं चलेगा, क्योंकि ये तुम्हारे हेल्प करने के लिए है। ये SCZ एक्चुअली में अब नहीं रहा। तो यही दो बातें याद रखनी है। ये एक बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई। नॉन प्रोसेसिंग एरिया में जो भी बिजनेस एंगेजमेंट होगी वो उसको राइट्स और फैसिलिटीज नहीं मिलेंगे, शेल नॉट अवेल, जो कि SCZ को मिलेंगे। क्लियर? अब देखो SCZ क्या होता है? एक ड्यूटी फ्री एनक्लेव होता है ना? एनक्लेव बना दिया, ड्यूटी फ्री कर दिया इसको। जो डीम्ड टू बी फॉरेन टेरिटरी है, कल मैंने डीम्ड एक्सपोर्ट पढ़ाया था, ये क्या है? डीम्ड टू बी फॉरेन टेरिटरी। किसके लिए? ट्रेड के लिए, ड्यूटीज के लिए, टैरिफ्स के लिए। क्लियर हो गई बात? अब ऑब्जेक्टिव्स आ जाए SCZ के। सोचना नहीं है, पढ़ो और कुछ बहुत ही नेगेटिव नहीं लग रहा है, बहुत ही अटपटा नहीं लग रहा है तो ऑल ऑफ द अबाव मारो। भाई क्या है इसमें? इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, होगी ना? एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटी इंप्लॉयमेंट की बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। क्यों रटना है ये सब? क्विक, बी वेरी क्विक इन फिल्टरिंग आउट थिंग्स। क्या याद रखना है, क्या नहीं रखना है, तेजी से। स्मार्ट स्मार्ट कैंडिडेट, है ना? अपने साथ अंडरस्टैंड, UPSC के साथ स्मार्ट कैंडिडेट मांगता है अपने को। ओके,
एनी प्राइवेट पब्लिक जॉइंट सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट और इट्स एजेंसीज कैन सेट अप एससीजेड। ठीक है, ये बात याद रख लो, कोई भी प्राइवेट पब्लिक जॉइंट सेक्टर या स्टेट गवर्नमेंट या उसकी कोई भी एजेंसी एससीजेड सेटअप कर सकती है। तो ये 4-5 चीजें याद रख लेना, प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट में आके, स्टेट गवर्नमेंट या उनकी कोई भी एजेंसी। बात समझ में आ गई, ये एससीजेड को एस्टेब्लिश कर सकती हैं। एससीजेड बहुत सारी कंट्रीज में है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है। तो ऐसा कोई स्टूपिड सा स्टेटमेंट आ जाए एससीजेड इज ओनली इन इंडिया, तो काट ही दोगे आप। इसलिए मैंने मार्क तक नहीं किया उसको, क्योंकि ऑब्वियस सी चीज़ है बिल्कुल। ठीक है, चले आगे, समझ में आ गया। चलो, इंडिया में 276 एससीजेड हैं अभी। ये डेटा क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी ने आजकल ये वाले डेटा थोड़े से पूछ ले रहा है। तो यूपीएससी क्या बोलेगा, इंडिया हैज़ नियरली 100 एससीजेड या इंडिया हैज़ नियरली 500 एससीजेड, ऐसे दो डेटा देगा। दोनों गलत हैं, 276 है। तो अगर ऐसे बोले नियरली 250, नियरली 300, ठीक हो जाएगा। बट नियरली 100, नियरली 500 गलत हो जाएगा। मोर देन 500 बोल देगा, लेस देन 100 बोल देगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए डेटा याद रखना है। टोटल एक्सपोर्ट जो पिछले, है ना, इस वाले में नहीं, पिछले फाइनेंशियल ईयर में हुए थे एसईजेड से, वो 155, आप 150 याद रखो, 150 बिलियन डॉलर के आसपास के थे। ठीक है, मैंने बोला ना 300, 276, इसका आधा करोगे 138, है ना, ये क्लोज टू 150 बैठता है लगभग लगभग नियरली। तो ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो 150 बिलियन डॉलर। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जनरली आएगा नहीं, मेंस का डेटा है, बट क्योंकि थोड़ा सा अपने को अवेयर रहना चाहिए कि क्या चल रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंसेंटिव मिलते हैं एससीजेड को, ये मैंने मार्क कर दिया है, लेकिन अभी आप देखोगे कि क्या यहाँ पे ऐसी बिल्कुल जेनरिक बातें लिखी होंगी। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको डोमेस्टिक भी प्रोक्योरमेंट करना है गुड का, ड्यूटी फ्री कर सकते हो। सेंट्रल सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, स्टेट सेल्स टैक्स, इन सब से एग्जाम्पशन मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि आप एक तो आप डीम्ड फॉरेन टेरिटरी हो ना भाई, तो फॉरेन टेरिटरी में थोड़ी टैक्स लग रहेगा। अदर लेवीज, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बाकी लेवी से भी छुट्टी दे सकती है। मैंने बोला ही आपको, स्टेट कुछ भी कर सकता है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। सप्लाईज टू एससीजेड आर जीरो रेटेड अंडर द आईजीएसटी, है ना, जीरो रेटेड अंडर द आईजीएसटी। तो आईजीएसटी वगैरह कुछ नहीं लगेगा इन पे। सिंगल विंडो क्लियरेंस है। बताओ अब इसमें से ऐसा क्या इंसेंटिव था जो आप ज्यादा दिमाग लगा के पढ़ना है आपको। आई बात समझ। चलिए, अगला है आपकी पीएलआई स्कीम। देखो पीएलआई स्कीम कुछ नहीं है, पीएलआई स्कीम भारत में मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए लाई गई। नाम क्या है इसका, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। क्या समझ में आया। मैं आपको ये बोलूं कि जितना ज्यादा घंटे आप पढ़ाई करेंगे, मैं आपको उतनी चॉकलेट दूंगा। तो ये क्या हो गया आपका, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव हो गया। ये है यहाँ पे, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, जितनी ज्यादा आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, उतना आपको इंसेंटिव देते रहेंगे। सो क्या कर रहा है ये, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट कर रहा है। और क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। और क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट लेके आएगा कंट्री में। और क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। तो सोचना ही नहीं ऐसी चीजों के बारे में, ऐसे इंपैक्ट्स के बारे में। ठीक है, प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग, इंसेंटिव्स आर लिंक्ड टू द परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली ये तो हमें जानते ही हैं। इंसेंटिव आउटले ऑफ 1.97 लाख करोड़, तो ये याद रखना है कि लगभग 2 लाख करोड़ का इंसेंटिव गवर्नमेंट इसमें दे रही है। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ रुपए दे दिए इन लोगों को, पीएलआई वालों को, नहीं। इंसेंटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं आपको बोलूं कि आ, आपको फीस में छूट मिल जाएगी। अगर आप 10 घंटे रोज पढ़ रहे हो, आपको हम फीस में 200 रुपये छूट दे देंगे, और ऐसे छूट 10 बच्चों को मिल जाए तो 2000 रुपये हो गए। तो वो 2000 रुपये का इंसेंटिव है, मेरी जेब से नहीं गया वो, लेकिन मुझे कॉस्ट किया। ठीक है, इसको बोलते हैं इंसेंटिव। इंसेंटिव आउटले है 2 लाख करोड़ का। अब देखो यहाँ पे ना ये दे रखा है कि पीएलआई के अंडर कितने सेक्टर आते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 14 आते होंगे, लास्ट टाइम तो 14 ही थे। ठीक है, काउंट कर लेना जितने भी लिखे हैं। तो ये नंबर याद रखना, बस मैं ये कर देता हूँ चलो आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा 15 है, 15 कब से हो गया यार, 14 पढ़ा था। चलो ठीक है, 15 सेक्टर्स हैं पीएलआई के। ठीक है, तो आपको ना बस एक बार इनके नाम देख लो, रटना नहीं है कुछ भी। अगर कुछ बहुत ही वियर्ड आ रहा है तो ही होगा ऐसा कि इसमें से नहीं होगा, नहीं तो जनरली चीज़ें कवर होती ही हैं, है ना। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी हार्डवेयर लिखा है, ड्रोन्स लिखे हैं। अच्छा, ये ड्रोन्स एंड ड्रोन कंपोनेंट को अलग अलग कर दिया ना, इसलिए 15 हो गए। राइट राइट राइट, वही मैं सोचूं यार 14 पढ़ा था इंटरव्यू के टाइम पे। खैर, ठीक है, बात समझ में आई। तो 14 15 ये कुछ नंबर है पीएलआई का, पीएलआई के अंडर इंडस्ट्रीज का। इनके बस नाम देख लो एक बार। देखो, मेडिकल डिवाइस, फर्मा फर्मा ड्रग्स, सेम सेम हो गया। ड्रोन, ड्रोन कंपोनेंट, सेम सेम हो गया।
फार्मा पढ़ा था, फार्मा में एपीआई एंड केएसएम हो गया। ठीक है, सिमिलर। अब मोबाइल वाले देख लो, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी हार्डवेयर, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग, ये सब चीजें थोड़ी मोबाइल आईटी से रिलेटेड हो गई, है ना। फिर खाने की पहनने की चीजें, ओके। दवाइयों की तो दो तीन चीजें हो ही गई, ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। फिर हम इस चीज पे तो काम कर ही रहे हैं, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना, ये ई व्हीकल से भी अगला कॉन्सेप्ट है, एडवांस्ड, क्या तो बोलते हैं इसको, केमिकल सेल, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। फिर सोलर तो ऑब्वियसली, इतनी ज़बरदस्त गवर्नमेंट का इस पे ध्यान है, इस पे फोकस है। ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो कार, है ना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फार्मा मैंने बता ही दिया। वाइट गुड्स, स्पेशलिटी स्टील, एसीसी बैटरी, हो गया, डन। अब इससे बहुत ही कुछ वियर्ड बाहर आ जाए तो गलत कर देना, नहीं तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बस ही जाएंगी कि सर ने नोट में बता दिया था, अब याद रहेगा। डन, चले आगे बढ़े। अब देखो इसको, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ ना, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, सेल्फ रिलायंस बढ़ जाएगा, अरे भाई सब कुछ बढ़ जाएगा। इसमें 10 चीज़ और ऐड कर सकता हूँ मैं, तो इम्पैक्ट की कोई दिक्कत नहीं है। इम्पैक्ट आएगा, ऑल ऑफ द अबव की तरफ जाना है। नाउ मैन्युफैक्चरिंग पुश इट्स शेयर इन द जीडीपी टू 25%, ये हमारा फोकस है, ये हमारा गोल है, हमारा एम है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है उसको 25% पे लेके जाना है, अभी वो 25 से कम है। ठीक, डन, चलो लेट्स मूव अहेड। देन ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, नियरली 55% ऑफ द स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू बी इन ग्रीन सेक्टर्स, ये प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, जस्ट एक लाइन है, अच्छी लाइन है, प्रीलिम्स में नहीं आएगी तो टेंशन मत लो। अच्छा, पीएलआई 2.0 फॉर आईटी हार्डवेयर की अलग से स्कीम आई है, तो आईटी संभाल रही है मेती, है ना, मेती मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन। तो मेती ने पीएलआई 2.0 दी है सिर्फ आईटी हार्डवेयर के लिए, तो ये चीज़ याद रखना। इसमें एक लाइन ये देख लो, इंडिया शेयर इन द ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, एक टाइम पे सिर्फ 1.2% होती थी, अभी नियरली 3.75% है। अब ये 21 22 का है, 22 23 हो गया, 23 24 हो गया है, तो ये नियर अबाउट हो सकता है 4% के आसपास भी आ गया हो। तो अगर एग्जामिनर एग्जाम में नियरली 4% आ जाए, सही करके आना है। यूपीएससी क्या बोलेगा, 8%, या फिर यूपीएससी क्या बोलेगा, 2%। दोनों केसेस में गलत कर देना है, 1% बोलेगा, दोनों केसेस में गलत कर देना। 4% के आसपास इंडिया, मतलब जितना ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें इंडिया का शेयर 4% है, कम है, बढ़ाएंगे, लेकिन अभी इतना है, तो ये याद रखनी है चीज। ठीक है, दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। बात समझ आ गई, चलें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे आते हैं। मुझे लग रहा है कि यार सेमीकंडक्टर पे क्वेश्चन आ सकता है, तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि सेमीकंडक्टर में क्या क्या चल रहा है। तो देखो बेसिकली अभी क्या हुआ कि इंडिया ने सेमीकंडक्टर के तीन चार बड़े बड़े प्लांट्स, बड़े बड़े फैक्ट्रीज बोल लो, फैब्स बोल लो, जो भी इनको बोलते हैं, लगवाए हैं इंडिया में, मतलब पास किया है, परमिशंस दिए हैं। तो जैसे दो टाटा लगा रही है किसी फॉरेन कंपनी के साथ मिलके, एक कोई और लगा रहा है, तो तीन लग रहे हैं, तो गुजरात में लग रहे हैं दो जगह, वो सब इसमें कवर्ड नहीं है, इसलिए समझा रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, शायद अपडेटेड में आ जाए, बट अभी सुन लो। दो जगह गुजरात में लग रहे हैं, एक असम में लग रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना, दो प्लांट्स गुजरात में, एक शायद सनंद में लग रहा है, एक धोलेरा में लग रहा है, और एक प्लांट लग रहा है असम में। बात समझ में आ गई। तो तीन प्लांट्स इंडिया अभी लगा रहा है, दो गुजरात में, इसमें से एक धोलेरा, एक सनंद, और एक असम। ठीक है, ये तीन प्लांट्स अभी इंडिया में लगाए जा रहे हैं। ओके, इंडिया इज लाइक सीरियसली पुशिंग फॉर सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि बहुत ज़रूरत है इंडिया को। देन मॉडिफाइड सेमी कौन इंडिया प्रोग्राम, अट्रैक्टिव इंसेंटिव, 6 साल के इंसेंटिव दिए जाएंगे, आप आके लगाओ हमारे यहाँ पे। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, मेती मिनिस्ट्री चलाती है, मतलब मेती इज अ नोडल एजेंसी फॉर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ये याद रख लेना, ये लाइन याद रख लेना। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की नोडल एजेंसी है मेती। ठीक है, इसमें कुछ और मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाइनेंस या फिर ये पावर, ये सब मत मारना। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की नोडल एजेंसी है मेती। ठीक है, अभी इंडिया नियरली 2000 चिप्स पर ईयर प्रोड्यूस कर रहा है, ये हल्का सा डेटा याद रख लो। वैसे तो मेंस का डेटा है, बट स्टिल थोड़ा सा, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा ही पढ़ाना चाहता हूँ, तो 2000 चिप्स पर ईयर इंडिया अभी प्रोड्यूस कर रहा है। अभी देखो ये चार स्कीम्स हैं जो मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंडर सब्ज्यूम हो गई हैं या फिर आ गई हैं। बिल्कुल नहीं पूछेगा यूपीएससी भाई कि मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम में इनमें से कौन सी चार स्कीम आई है, चारों मार देना अगर आ जाए क्वेश्चन तो। ठीक है, तो ये सब मेंस का कंटेंट होता है। नाउ ग्लोबल सेमीकंडक्टर सिनेरियो और इंडिया का रोल क्या है, तो देखो ताइवान इस टाइम इंडिया में, लाइक सॉरी, वर्ल्ड में
मतलब वो मैं वो बोलने वाला था कि इंडिया में वर्ल्ड फेमस है। नहीं, ताइवान वर्ल्ड फेमस है, ताइवान टॉप पे, ताइवान वर्ल्ड लीडर है माइक्रोचिप्स के मैन्युफैक्चरिंग का। एक तो यही बहुत बड़ा रीज़न है कि चाइना ताइवान पे कब्जा करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे फॉक्सकॉन बैठा है। फॉक्सकॉन इज द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस थिंग्स। हाँ, मैं एक बार मतलब ये कंफर्म करूंगा कौन एक यहाँ पे ताइवान की ना अपनी खुद की कंपनी भी है सेमीकंडक्टर्स की। क्या तो नाम है उसका, TSCM शायद नाम है, ऐसा कुछ नाम है। वो सबसे बड़ी कंपनी है, नहीं फॉक्सकॉन भी नहीं, वो सबसे बड़ी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा संभालती है। तो ताइवान इज द मेजर मेजर वर्ल्ड लीडर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ माइक्रोचिप्स। इंडिया ने क्या किया है, यूएस के साथ एक इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज किया है, तो इसमें से वन ऑफ द टेक्नोलॉजीज इज सेमीकंडक्टर। ठीक है। और इंडिया ने PLI दिया है सेमीकंडक्टर के लिए। क्लियर। ये चीज़ें हम समझ के रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। हो गई बात समझ में, क्लियर हो गई। क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ICET, ये किसके साथ, किस कंट्री के साथ है हमारा, ये याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इंडिया साइंड द इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। US। ओह, नाइस, अंडरस्टैंड। ओके, अब तो आपको याद ही रहेगा, चलिए ठीक है। ओके, नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। क्या लिखा है कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, पता नहीं क्यों देते हैं इतना सारा। ये सब मेंस का कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं पढ़ना है ये। एक ड्राफ्ट व्राफ्ट दे दिया है कोई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह नेशनल फार्मेसी कमीशन आ जाएगा। क्या करना है जब तक वो फाइनल एक्ट नहीं बन जाते, काहे का सिर दर्द है। तो फार्मेसी सेक्टर ऑफ इंडिया की दो तीन चीज़ें देख लो। सबसे पहला, थर्ड लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। दुनिया भर की जितनी वैक्सीन प्रोड्यूस होती है उसमें से 60% इंडिया में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट डेटा है। बाकी मेजर सेगमेंट्स तो चलो ये तो मतलब कोई नहीं पूछ रहा, और ये भी कोई नहीं पूछ रहा, बट ये स्पेशली ये दो चीज़ें हैं ना, थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ द ग्लोबल वैक्सीन प्रोडक्शन। अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में ज़रूर जान सकते हैं हम, क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं कि इसको बंद कर देंगे, तो उसके बारे में जान लेते हैं। इसको टाटा बाय बाय कहने का नंबर आ गया है। ये स्टैचुरी बॉडी है, फार्मेसी एक्ट 1948 से बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आती है ऑब्वियसली, एंड रेगुलेशन ऑफ द फार्मेसी एजुकेशन करती है पूरे इंडिया में। ओके, डन, समझ में आ गया। मतलब बी फार्मा वगैरह यार, हालांकि ज़्यादातर लोगों के पास बी फार्मा की डिग्रीज है नहीं, बट स्टिल ठीक है। फिर क्रिएशन ऑफ, अब ये वही है, ड्राफ्ट में वही सब बातें लिख रखी हैं कि नेशनल फार्मेसी कमीशन बनाएंगे, इंडस्ट्री से कोलैबोरेट करेंगे, गवर्नेंस की स्टैंडर्ड्स बेटर करेंगे। क्या करना है आपको इस सब का, जब तक ये कोई एक्ट नहीं बन जाता, क्या करना है आपको, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। चलो, नेशनल डिवाइसेस पॉलिसी 2023, कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया, इसके बारे में देख लेते हैं। कुछ नहीं है, मेडिकल डिवाइसेस में इनोवेशन करना है 25 साल के लिए, ताकि इंडिया ग्लोबल लीडर बन जाए मेडिकल डिवाइसेस में भी। जिस तरीके से जेनेरिक ड्रग्स में है ना, इसी तरीके से मेडिकल डिवाइसेस में वर्ल्ड लीडर बन जाए। ओके, फिर हेल्प मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर ग्रो, ये तो ऑब्वियस सी बात है। करंटली फोर्थ लार्जेस्ट एशियन मेडिकल डिवाइस मार्केट है इंडिया का। फोर्थ लार्जेस्ट एशियन मेडिकल डिवाइस, अभी मतलब वर्ल्ड पे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया उतने में एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है। और ये इसके पॉलिसी के फीचर्स क्या हैं भाई, कोई नहीं पूछेगा आपसे। मैं सच में ऐसे बोर हो गया था। अभी देखो ना, सिंगल विंडो क्लियरेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बना रहे हैं, R&D करवा रहे हैं, इनोवेशन करवा रहे हैं, प्लग एंड प्ले लेके आ रहे हैं। क्या करोगे ये सब जान के, ऑल ऑफ द अबव मारना है भाई। इतना एक्स्ट्रा कंटेंट फालतू का, पता नहीं क्या है ये, कोई स्कीम की बात है और वो उसका टेन्योर क्या है, और उसमें कितना परसेंट पे कितना करोड़ मिल रहा है भाई, है ना। मत अपना दिमाग खराब करना है सबके पीछे, और बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिंदगी में और प्रीलिम्स में। चलिए ठीक है, अगले पे चलते हैं। सो इट्स अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ देखो, दो चीज़ें हैं। इंडिया ने ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी और सोशल इम्पैक्ट फंड, ये दो चीज़ें G20 लीडर समिट में लॉन्च की थी। तो ये दो चीज़ें हैं क्या, ये क्या क्या चिड़िया का नाम है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। देर इज अ हाई टाइम की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन आएगा, और आया भी था। जो वो वाला सब क्वेश्चन है ना, कोविन फलाना ढिमाका, इतने सारे ऐप्स थे, है ना, वो कहीं ना कहीं DPI के ऊपर ये क्वेश्चन था। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेजर मेजर प्रोजेक्ट है DPI। तो ग्लोबल DPI रिपोजिटरी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्वियसली मेथी डेवलप करेगी पूरी, मतलब सब गैप ब्रिज कर देंगे हम, ब्रिजिंग द नॉलेज गैप रिगार्डिंग methodologies that are required for designing, construction, deployment and governance of the DPIs।
तो ग्लोबली दुनिया को डीपीआई का रास्ता दिखाएगा इंडिया, उसके लिए इंडिया ने ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी अनाउंस की है इन द G20 समिट। बात समझ में आ गई? सोशल इंपैक्ट फंड टू फास्ट ट्रैक डीपीआई इंप्लीमेंटेशन इन द ग्लोबल साउथ। एक सोशल इंपैक्ट फंड लेके आए हम ताकि डीपीआई को इंप्लीमेंट कर सकें ग्लोबल साउथ में तेजी से। क्लियर? ये डीपीआई को ग्लोबल साउथ में तेजी से इंप्लीमेंट करने के लिए सोशल इंपैक्ट फंड है। टेंशन मत लो, ये सब गंदा हो रहा है, आपको अच्छा सा क्लीन वर्जन दिया है मैंने, वाईपीएलपी ग्रुप में देख लेना। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? कुछ नहीं होता, देखो, सेट ऑफ शेयर्ड डिजिटल सिस्टम्स विच आर सिक्योर, सिक्योर होने चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी हैक करके बैठा है। इंटरऑपरेबल, आप भी चला सको मैं भी चला सकूं। बिल्ट ऑन ओपन स्टैंडर्ड्स, ओपन स्टैंडर्ड्स है ना, जैसे एंड्रॉयड एक ओपन सॉफ्टवेयर है, कोविन ओपन सोर्स है ना, तो ताकि आप अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करके उसमें कुछ और बना सको। एंड स्पेसिफिकेशंस टू डिलीवर एंड प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विसेज ऑन अ सोसाइटल स्केल। पब्लिक और प्राइवेट सर्विसेज दे सके सोसाइटी को, ऐसा सिक्योर इंटरऑपरेबल ओपन सेट ऑफ डिजिटल सिस्टम को डीपीआई कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल है इसमें, जैसे आपका वो डिजी लॉकर होता है ना, सब यूज कर सकते हैं, इंटरऑपरेबल है, सिक्योर कितना ज्यादा है, ओपन स्टैंडर्ड्स हैं, ऐसा नहीं कि हमने छिपा रखा है कि हमने इसको कैसे बिल्ड किया है। राइट? ये इतनी सी बात है, बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। इंडियाज डीपीआई आर्किटेक्चर नोन एज इंडिया स्टैक कंसिस्ट्स ऑफ आधार, यूपीआई, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, डिजी लॉकर, अकाउंट एग्रीगेटर। इंडिया के डीपीआई आर्किटेक्चर में बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें, है ना। सबसे दो मेजर चीजें तो यही हैं, आधार और यूपीआई, सबसे दो मेजर चीजें, बाकी इसके अलावा भी बहुत कुछ है, बट ये दो मेजर चीजें हैं। तो इंडिया के अगर ऐसे आ जाए कि व्हाट इज इंडिया स्टैक, अगर ऐसे पूछ लें, है ना, तो याद रखना ये इंडिया का डीपीआई आर्किटेक्चर है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा आर्किटेक्चर अगर ऐसे कंबाइन करके पूछो क्या है, इंडिया का क्या नाम है, तो इट इज नेम्ड एज इंडिया स्टैक। ठीक, चलो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पे आते हैं। अब देखो जैसे ये सब दे रखा है, लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, तो ऑब्वियसली भाई हमें पता है कि ट्रांसपोर्टेशन गुड्स की हैंडलिंग ये लॉजिस्टिक होता है। तो क्या पढ़ें, क्या याद करें, लॉजिस्टिक में क्या क्या आता है, तो भाई दुनिया में सब कुछ आएगा ना, कोई पोर्ट, कोई स्टेशन, कोई रेलवे स्टेशन, कोई रोड, कोई रेलवे, कोई शिपिंग, तो मैं क्यों पढ़ूं ये? बोलोगे सर बोल रहे हो क्यों पढ़ो, पढ़ा भी रहे हो। नहीं नहीं, ओके, अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2023 का, कौन देता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स? वर्ल्ड बैंक। इंडिया कौन से रैंक पे है? 38। क्यों? क्योंकि इंडिया में अभी भी जो लॉजिस्टिक सेक्टर है वो थोड़ा सा स्लो है। हमारी जीडीपी का आज भी वो 13 से 14% ऑफ जीडीपी इज द कॉस्ट ऑफ इंडियाज लॉजिस्टिक सेक्टर। अब हमें क्या करना है, इसको कम करना है ताकि हमारी जीडीपी को इतना कॉस्ट ना पड़े लॉजिस्टिक्स का। ठीक है, तो टारगेट है हमारा इसको 8% है उससे कम लेके आना। भाई समझो ना, मान लो मैं ऐसे बोलूं कि एक फ्लड आया और वो मेरे भारत की जीडीपी का 1% या सपोज करो 5% कॉस्ट कर गया, तो मैं ये चाहूंगा ना कि उसको कम करूं। वही बात यहां पे है। क्लियर? इंडिया का लॉजिस्टिक सेक्टर अगर महंगा है, उसको हम सस्ता करना चाहेंगे ना भाई, बस उतनी सी बात है। ठीक है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, वर्ल्ड बैंक देता है। ये 8 एक्शन एरियाज हैं लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर, बिल्कुल भाई पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम फालतू चीज़ है, मेंस ओरिएंटेड बिल्कुल। प्रोग्रेस क्या चल रही है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में, बिल्कुल नहीं पूछेगा भाई यूपीएससी, है ना। देखो जैसे कुछ चीज़ें ऐसी याद रखनी होती हैं बस, जैसे मान लो 22 स्टेट्स हैव नोटिफाइड देयर लॉजिस्टिक पॉलिसी सो फार, यूपीएससी क्या देगा, ऑल स्टेट्स हैव देयर लॉजिस्टिक पॉलिसीज। ऑब्वियसली पता है आपको, नहीं भी पढ़ोगे तो भी तो पता है आपको। राइट, चलो क्लियर हो गई। आगे पढ़ते हैं। लीड्स रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स लीड्स लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। सो एक तरीके से इंटरनेशनली जो काम वर्ल्ड बैंक कर रहा है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स देके, वो स्टेट्स के मामले पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कर रही है। लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, कि भाई अलग अलग स्टेट्स में लॉजिस्टिक्स आजकल कितना इजीली आ रहा जा रहा है, कौन स्टेट्स कितना बड़, कौन स्टेट कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, इंडिया था का वर्ल्ड में, वर्ल्ड बैंक वाली रिपोर्ट पे 38 नंबर है, वो मैं बता ही चुका हूँ आपको। इंडिया में कौन देती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देती है। ओके, ये सब मेंस ओरिएंटेड है,
ये तो मैंने बता दिया, लीड जो है वो स्टेट और यूटीज को रैंक करता है कि वो कितना अच्छा लॉजिस्टिक इकोसिस्टम बना के बैठे हैं, बात खत्म हो गई। फिर दोबारा से देख लो, 21 स्टेट 2 यूनियन टेरिटरीज, 15 स्टेट 1 यूनियन टेरिटरी, है ना। तो इसका मतलब सबने नहीं किया है। क्या नहीं किया है सबने? लॉजिस्टिक पॉलिसी या फिर लॉजिस्टिक्स को इंडस्ट्री का स्टेटस देना। अभी तक सारे स्टेट्स ने नहीं किया है। मोर देन हाफ ने कर लिया है। बस ये दो चीज़ें याद रख लो। कोई ये नंबर थोड़ी याद रखना है, ये 21 स्टेट क्या पता कल 22 हो जाए भाई, क्या पता हो भी गई हो, हमें क्या पता। तो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता, ऐसा नंबर कभी नहीं आता है। आएगा तो ऐसी गलती आएगा, ऑल हैव डन दिस, या फिर नॉट इवन हाफ हैव डन दिस, ऐसे आएगा। तो वहां पे बस उतना आपको पता होगा तो विल बी एबल टू मैनेज। चलो, पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव देख लेते हैं। मस्त चीज़ है भाई ये, बहुत है ना। ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी एंड डिक्रीज लॉजिस्टिक्स कॉस्ट दोनों के लिए है। लास्ट माइल तक कनेक्टिविटी देंगे, बिल्कुल आपके घर तक सामान पहुंचाएंगे, और कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स भी कम रखेंगे। जो भी पढ़ के आया ना, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हाई है इंडिया में, तो उसको कम करना है। तो पीएम गति शक्ति में हमने क्या किया, व्हाट वी डिड इन द पीएम गति शक्ति वाज वी ब्रॉट टुगेदर वेरियस मिनिस्ट्रीज on a common unified platform। देखो, a unified platform that would bring 16 ministries together, रोडवे, रेलवे, फलाने वे, ढिमाके वे, माही वे, खैर माई लाइफ माई वे, नो, बट द पॉइंट इज दैट ज्यादा मिनिस्ट्री, ज्यादा डिपार्टमेंट साथ में आके काम करेंगे तो इस अब काम आसान हो सकता है। अब वो नहीं होगा कि एक फाइल चक्कर काटिंग एंड काटिंग एंड काटिंग, राइट। तो दिस इज द सिंपल बेसिक थिंग। फिर ठीक है, इसमें और क्या है। अभी देखो, जैसे ये सब तो मतलब बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, और यहाँ पे कुछ आएगा भी तो अगर आ जाएगा कि गति शक्ति का क्या इम्पैक्ट है, तो ऑल ऑफ द अबव ही मारना है। तेज इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो रही है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का डेवलपमेंट हो रहा है, जितनी भी बढ़िया बातें, पॉजिटिव बातें, गवर्नमेंट ओरिएंटेड बातें, सब ट्रू हो जाएगा, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी देगा इकोनॉमिक जोन्स में। भारत के इकोनॉमिक जोन क्या होता है? इकोनॉमिक जोन कोई भी एक ऐसा क्लस्टर होता है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग की, या वैल्यू एडिशन सर्विसेज, या फिर दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं। बेसिकली जहाँ पे बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी साथ में हो, वो एक इकोनॉमिक जोन। ऐसे इकोनॉमिक जोन्स को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से जोड़ने का प्लान ही गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है। क्लियर? सिंपल। चलो, इट विल इनकम्पास 7 इंजन ऑफ द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। अब ये ऑब्वियसली बात है, 7 कौन से हैं, क्या हैं? बहुत सिंपल है, रोडवे, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवे, लॉजिस्टिक्स, बस हो गया। एंड इट इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ईजी करना है, लॉजिस्टिक्स का ट्रांसपोर्टेशन ईजी करना है, दैट इज वेयर द इंपॉर्टेंस लाइज इन। 6 पिलर क्या है गति शक्ति के? उसमें नाम बस है ना, कुछ नहीं, कुछ कोई नहीं पूछ रहा आपसे। ये देखो कितना सिंपल है, इंटीग्रेट करना, प्रायोरिटाइज करना, मॉडिफाई करना, कोऑर्डिनेट करना, इंटरवीन करना, मास्टर प्लान बना के देना, इतना सिंपल है। क्यों याद करोगे आप ये सब? आएगा ऑल ऑफ द अबव मारना। चलो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। ठीक है, क्या है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर? फटाफट देख लेते हैं। व्हाट इज अ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर? इट इज अ रेलवे कॉरिडोर। किस चीज के लिए? रैपिड एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज। फ्रेट है ना, फ्रेट। डेडिकेटेड पैसेंजर कॉरिडोर नहीं लिखा है, फ्रेट, ताकि फ्रेट यानी कि गुड्स कमोडिटीज इनका तेजी से ट्रांसपोर्टेशन हो सके, उसके लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर बना दिया। अभी क्या होता है, पैसेंजर भी उसी लाइन पे चल रहे हैं, फ्रेट भी उसी लाइन पे चल रहा है, तो मुश्किल हो रही है। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना दो, ताकि गुड्स कमोडिटीज के ट्रांसपोर्टेशन को बहुत इफेक्टिव, बहुत हाई कैपेसिटी, बहुत स्पीड वाला किया जा सके। देखो, मैंने ये लाइन अभी बताई आपको, है ना। इंडिया के फ्रेट वाले और पैसेंजर वाले ट्रैफिक को अलग अलग कर दो, तो इंडिया का रेलवे नेटवर्क जो इतना कंजेस्टेड पड़ा है, आपने सुना होगा ना कितनी बार ट्रेन डिले हो रही है क्योंकि मालगाड़ी पास हो रही है, तो ये वैसा ही है। तो इंडिया के पैसेंजर को थोड़ा सा सांस दो, डीकंजेस्ट करो, फ्रेट को अलग कर दो। इंप्लीमेंट कौन कर रहा है इसको? ये बहुत अच्छी चीज़ है। दिस अ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तो नाम ही हो गया, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, DFCCIL। ये पूरी की पूरी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती है। ऑब्वियसली बात है भाई, रेलवे नेटवर्क ही चल रहा है तो रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर ही आएगी, इतना ऑब्वियस नहीं है। आज एक चीज़ दिखाऊंगा जो रेलवे की है, लेकिन आधी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर है। खैर, डेडिकेटेड कोल कॉरिडोर भी बना रहा है रेलवे मिनिस्ट्री। डेडिकेटेड कोल कॉरिडोर भी बना रही है ताकि सिर्फ कोल ट्रांसपोर्टेशन हो सके, है ना, क्योंकि भारत में ज़्यादातर जगह
जब कोल की शॉर्टेज होती है तो इट इज नॉट बिकॉज इंडिया हैज लेसर अमाउंट ऑफ कोल और दैट इंडिया इज माइनिंग लेसर अमाउंट ऑफ कोल, नो, इट इज बिकॉज वी आर नॉट एबल टू ट्रांसपोर्ट कोल क्विकली। इतने साल हो गए हम वो कोल के ट्रांसपोर्टेशन का हैक नहीं ढूंढ पाए। तो रेलवे मिनिस्ट्री इज कमिंग अप विद अ डेडिकेटेड कोल कॉरिडोर फॉर दिस। चले आगे। रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम आरआरटीएस प्रोजेक्ट, ये इंडिया का भाई बहुत ही सेफ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। तो ये नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन के साथ अभी रिसेंट में लॉन्च हुआ है। क्या है आरआरटीएस, नाम से पता चल रहा है, देखो रीजनल मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में चलेगा, ऑल इंडिया नहीं, ऐसे कि एक ही ट्रेन ऑल इंडिया भाग रही है, ऐसा नहीं। रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है ना, तो डेडिकेटेड, हाई स्पीड, हाई कैपेसिटी, कंफर्टेबल, कंज्यूमर ओरिएंटेड, कम्यूटर सर्विस ओरिएंटेड रीजनल नोड्स हैं जो अभी एनसीआर में चलेंगी। नाम से समझ में आ रहा था। 160 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, ये सब इनकी स्पीड रहेगी। मेट्रो से ज़्यादा लंबी डिस्टेंसेस ट्रेवल कर सकती है, मेट्रो से कम स्टॉप्स होंगे। ओके। आरआरटीएस की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है, एनसीआरटीसी। एनसीआरटीसी मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। एक सेकंड देना यार, पानी पी लूँ, है ना। ओके लेट्स कंटिन्यू। हाँ, तो एनसीआर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कब, 2013 में, जॉइंट वेंचर किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और कुछ स्टेट्स का। कौन सी स्टेट्स का, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी। क्यों ये हैं ये वाली स्टेट्स, क्यों हैं ये, क्योंकि यही दिल्ली की बॉर्डर शेयरिंग स्टेट्स हैं। तो दिल्ली का जो एनसीआर के रीजन है वो इन्हीं चार स्टेट से आते हैं, और एनसीआर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एनसीआर देखती है पूरा, इसलिए ये वाली चीजें हैं। ठीक है, जैसे मेरठ तक चल रहा है इसका एक वो, तो मेरठ यूपी में आ गया, यही पॉइंट है इसमें। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स पे महुआ का है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हम रेलवे मार देंगे, ये गलती मत करना, क्योंकि इस साल ना ये बहुत धूम धड़ाके से न्यूज़ में थी। मोदी साहब ने आके मतलब ऐसे पूरा उसको अनवील वगैरह किया था, तो शायद ट्रैवल भी किया था इसमें। पॉइंट इज, ये थोड़ा याद रखना कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल महुआ का है इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। डोंट गो फॉर रेलवे मिनिस्ट्री, रोड ट्रांसपोर्ट, नहीं ये सब नहीं, है ना। ये ध्यान से, बहुत ध्यान से याद रखना। इम्प्लीमेंटिंग द आरआरटीएस प्रोजेक्ट अक्रॉस द एनसीआर ऑफ इंडिया, यही इसका पर्पज है एनसीआरटीसी का। ठीक है जी, डन। चलो, को, कोची वाटर मेट्रो। देखो इंडिया में पहली बार एक वाटर मेट्रो चली है, कहाँ चली है वो, कोची में चली है। तो ये क्या है, वाटर मेट्रो का मतलब क्या है, वाटर वेज का एक इंट्रिकेट नेटवर्क है ना, बोट्स के थ्रू, बढ़िया बढ़िया वाली बोट्स। कौन सी बोट्स, वो क्या यूज करती हैं, लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड बैटरीज, जिनको तुम बहुत तेजी से 15 मिनट में चार्ज कर लो। उनको चार्ज करने के लिए स्पेशल सिस्टम बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने। ये बहुत ज़्यादा सेफ हैं, कमर्शियली एक्सेसिबल हैं, लॉन्ग लास्टिंग हैं, बहुत लंबी लंबी साइकिल है इनकी, लाइफ साइकिल बहुत लंबी है। और इसी कोची वाटर मेट्रो को एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला था फ्रांस में, इसका नाम भी शायद मैं नहीं ले पाऊंगा, बट गुसीज अवार्ड है शायद ये, फॉर बीइंग द बेस्ट कमर्शियल पैसेंजर इलेक्ट्रॉनिक बोट इन द वर्ल्ड। सोचो भाई क्या बढ़िया लेवल पे चीज़ होगी ये, है ना। तो इस तरीके से हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप कर रहे हैं। वाटरवेज में मेट्रो डाल दो भाई। ऐसी कुछ और इनलैंड वाटरवे सर्विसेज भी हैं इंडिया में, है ना, नाम बस आपको पता होना चाहिए। रो रो फेरी सर्विस है, बहुत सारी जगह चलती है। फिर रो पैक्स है, रोल ऑन रोल ऑफ, रोल ऑन रोल ऑफ कम पैसेंजर। रिवर क्रूज, गंगा विलास, विलास सॉरी, गंगा विलास, विलास तो पान मसाला हो जाएगा, गंगा विलास। ठीक है, समझ में आया। रोरो फेरी, रोपैक्स फेरी, अगर पूछ लेना मतलब ऐसे क्या है ये, तो दीज आर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कहाँ चलती है कहाँ नहीं चलती है, कुछ नहीं पढ़ना है इससे ज़्यादा। ठीक है। रो, अच्छा ये वाला देखो इंटरेस्टिंग है, जो रोपैक्स है ना, ये मुंबई से मांडवा तक चलती है। ये वही है अग्निपथ वाला मांडवा, है ना। तो अब अगर अग्निपथ करने जाना है मुंबई से मांडवा, तो उसके लिए रोपैक्स है, रोपैक्स में बैठो चले जाओ। चलो, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, एसबीआई ने लॉन्च किया है, एनसीएमसी रुपे प्रीपेड कार्ड। एनसीएमसी 2019 में आ गया था, इसी को ओएनओसी भी बोलते हैं, ओएनडीसी नहीं, ओएनओसी, वन नेशन वन कार्ड। नेशनल कॉमन मोबिलिटी, है ना, कॉमन मोबिलिटी, एक कार्ड मिलेगा उससे हर जगह मोबिलिटी कर सकते हो, वन नेशन वन कार्ड।
द कस्टमर यूज अ सिंगल कार्ड फॉर पेमेंट अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स, मेट्रो में जाए, बस में जाए, रेलवे में जाए, टोल में जाए, पार्किंग स्मार्ट, कहीं भी, कहीं भी, कहीं भी, कहीं भी, कहीं भी, कहीं भी जाए, एक कार्ड होगा, उससे ही सारे टिकट्स कट जाएंगे। अभी आपको मेट्रो कार्ड अलग कैरी करना पड़ता है, बस में जाते हो अलग, कहीं रेलवे वेलवे में जाते हो अलग। इसमें अभी ये लोग इंडियन रेलवे नहीं रख रहे हैं, सब अर्बन रेलवेज रख रहे हैं, है ना। वो थोड़ा बस एक डिफरेंस है। रेलवे भी आ जाएगा इसमें तो सोचो भाई क्या मस्त हो जाएगा। खैर, ठीक है, चिप बेस्ड है, ऑब्वियसली बैंक इनको इशू करेंगे जैसे बाकी कार्ड्स को इशू करते हैं। और ये ड्यूअल इंटरफेस कार्ड्स हैं, इनमें कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट दोनों चीज़ें हैं, है ना। कॉन्टैक्ट भी और कॉन्टैक्ट लेस भी, तो दोनों होता है इसमें। मतलब समझ रहे हो ना, कॉन्टैक्ट लेस जहाँ आपको वो देना पड़ता है, टच करना पड़ता है, कॉन्टैक्ट लेस जहाँ स्कैन टाइप हो जाएगा। तो देखो इसमें दिया भी होगा ये, है ना। कॉन्टैक्ट इंटरफेस जैसे आपका सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट से लिंक हो गया है, पिन नंबर आ रहा है, ऑथेंटिकेट हो रहा है, तो वो कॉन्टैक्ट वाला हो गया। कॉन्टैक्ट लेस जहाँ पे आपका मनी स्टोर्ड सेपरेटली एक ऑफलाइन वॉलेट में, ताकि कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट होए। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट लेस एंड कॉन्टैक्ट इज अबाउट इंटरफेस ऑफ ट्रांजेक्शन, इंटरफेस ऑफ ट्रांजेक्शन कि आपको पिन विन डालना पड़ रहा है, आपके अकाउंट से लिंक्ड है कि नहीं है, या फिर वॉलेट से है। तो वॉलेट से है तो कॉन्टैक्टलेस, एंड आपके डायरेक्टली अकाउंट से है तो कॉन्टैक्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात। एंड अगेन किसने डेवलप किया है, महुआ ने। ये बहुत बढ़िया काम कर रही है महुआ ना। ठीक है, तो ये याद रखना, इट वॉज डेवलप्ड बाय महुआ इन एसोसिएशन विद द, तीन और चीजें हैं इसमें, एनपीसीआई, सीडैक और बीएएल। एनपीसीआई, सीडैक और बेल, एनपीसीआई, सीडैक और बेल, इनके साथ मिलके महुआ ने ये पूरा एनसीएमसी का प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है, अब ये एनसीएमसी कार्ड तो यूटिलाइज करिएगा ही, मतलब जो भी रुपे कार्ड है, वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है। साथ साथ में दो चीजें और कर रहा है, स्वीकार और स्वागत। स्वीकार क्या है, स्वचालित किराया ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम, ये सीडैक ने डेवलप किया है। ये सब इंडिजीनियस डेवलप्ड है हमारे पेमेंट इकोसिस्टम्स। और स्वागत क्या है, स्वचालित गेट, ये बीएल ने डेवलप किया है। इन सब की जो डेवलपमेंट्स हैं वो साथ में पूरी की पूरी आ जाएंगी एक कार्ड के अंदर, तो ताकि आप हर जगह उस कार्ड को यूज कर सको। ऑब्वियसली इसमें इनबिल्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी है, एनएफसी कम्युनिकेशन के लिए, नियर फील्ड कम्युनिकेशन हमेशा पूछते हैं हम, जैसे आपके फास्ट टैग वगैरह हैं, इनमें क्या होता है, सब में एनएफसी होता है। तो वही सोच, सेम टेक्नोलॉजी इसमें, एनएफसी के बारे में सुन लो। एनएफसी क्या है, शॉर्ट रेंज है, नाम से पता चल रहा है ना, नियर फील्ड। तो शॉर्ट रेंज, और कैसी है, वायरलेस कनेक्टिविटी है। यूज क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, टू enable communication between devices when they are touched or brought within a few centimeter of each other। तो एकदम ऐसे टच भी कराने की जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर्स, फ्यू सेंटीमीटर्स पे भी लेके आओगे। वो फास्टैग में देखा होगा ना यार, ऐसे ऊपर से कैमरा स्कैन करता है, चलो मेरे भाई, वैसे वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047। मैरीटाइम, ये इंडिया में थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट हुआ था। एक बात याद रखो, हमेशा मुंबई में होता है, ठीक है। मैरीटाइम की चीज़ है ना यार, तो दिल्ली में क्या करेंगे करके, तो मुंबई में होती है। तीन हो चुके हैं, तीनों मुंबई में हुए हैं। सबसे पहला 2016 में हुआ था मुंबई में, सेकंड 2021 में हुआ था, 5 साल बाद मुंबई में, फिर अभी उसके 2 साल बाद 2023 में हुआ है मुंबई में। तो थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट हुआ है, अभी कहाँ हुआ है, मुंबई में हुआ है। इसमें क्या है, मैरीटाइम अमृतकाल विजन। अमृतकाल विजन तो चल ही रहा है देश में, उसमें मैरीटाइम का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा, मैरीटाइम को कैसे अमृतकाल बना दे, ये बात पे डिस्कस हुआ है। किस मिनिस्ट्री ने पूरा का पूरा डिस्कस किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटरवेज है, मिनिस्ट्री ऑफ आपकी मैरीटाइम मिनिस्ट्री मान लो, जो मैरीटाइम की मिनिस्ट्री है उसने दिया है। ठीक है, अब इसमें बता रखा है कि 11 थीम्स पे बात हुई, आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ना था बता दिया मैंने। ठीक है, इसमें एक चीज और देख लो, 3 पोर्ट्स ऐसे सेटअप किए जाएंगे जहां पे ग्रीन हाइड्रोजन बंकर्स हों। 3 जगह पे पोर्ट्स में ग्रीन हाइड्रोजन बंकर्स बनाए जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया की किसी भी पॉलिसी का अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट फोकस है ग्रीन, सस्टेनेबल, है ना। देखो हर जगह देखोगे ये आप, तो ये याद रखना, सस्टेनेबल, ग्रीन मैरीटाइम सेक्टर, कार्बन न्यूट्रल, ग्रीन फ्यूल, ग्रीन ट्रांजिशन, ग्रीन हाइड्रोजन बंकर, हर जगह, है ना। रिसाइकलिंग, रिपेयर, तो ये लाइक इंडिया इज लीडिंग द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन। वहां भी देखा ना आपने पीछे पीएलआई वाले में 55% इज ग्रीन, राइट। तो ग्रीन 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 ग्रीन, सस्टेनेबल ग्रीन, इस पे बहुत ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट का।
ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023, ये देखो ग्रीन। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ने हरित सागर नाम की गाइडलाइंस दी हैं। नाम याद रखना है, बाकी बहुत इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। हरित सागर, हरित सागर। तो ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन किसने दी? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ने। ठीक है। इसमें उन्होंने क्या बोला है भाई, वर्किंग विद नेचर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वर्किंग आफ्टर डिस्ट्रॉइंग नेचर नहीं। नेचर के साथ काम करना है, नेचर के अगेंस्ट, नेचर को डिस्ट्रॉय करके नहीं। सो दैट द इम्पैक्ट ऑन बायोटिक कंपोनेंट्स कैन बी मिनिमाइज्ड। जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स है ना, मान लो कोरल हो गए, फिशेस हो गए, कुछ भी हो गया, उनका जो इम्पैक्ट है वो मिनिमाइज किया जा सके, उन पे जो इम्पैक्ट है वो मिनिमाइज किया जा सके, उसके लिए वर्किंग विद नेचर कॉन्सेप्ट लेके आए हैं हम ये हरित सागर के अंदर। क्लीन ग्रीन एनर्जी पोर्ट ऑपरेशन में सब लगे अच्छे से, पोर्ट कैपेबिलिटीज बनाई जाए, 60% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल से आए। ये सब चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी आपसे, फोमो क्रिएट ना हो इसलिए पढ़ा रहा हूँ। ग्रीन पोर्ट के क्या इनिशिएटिव्स हैं, ये सब कुछ नहीं आपसे पूछा जाएगा। चलो रेलवे सेफ्टी पे आते हैं। रेलवे सेफ्टी इन इंडिया, इंडिया दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। ठीक है, ये पहली बात याद रखनी है। ये सब मेंस वाला है। अच्छा, ऑपरेटिंग रेशियो सुन लो, एक चीज़ क्या होती है। ऑपरेटिंग रेशियो होता है कि पैसे कमाने के लिए कितने पैसे खर्च किए। इंडियन रेलवे की इतनी खस्ता, इतनी खराब हालत है कि इंडियन रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो 107% है। मतलब अगर इंडियन रेलवे को अपने मतलब 100 रुपये कमाने हैं ट्रैफिक ऑपरेशन से, तो 107 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, 7 रुपये जेब से डालने पड़ रहे हैं। दैट इज हाउ इंडियन रेलवे इज करंटली डूइंग। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। अगली चीज़ इसमें अपने को क्या याद रखनी है, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, यही है। देखो, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी लखनऊ में हेडक्वार्टर्ड है, इसको पहले रेलवे इंस्पेक्टरेट बोलते थे, फिर 1961 से इसको कमीशन ऑन रेलवे सेफ्टी बोलते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है। कमीशन ऑन रेलवे सेफ्टी कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ये बहुत बड़ा ट्रैप हो जाएगा अगर पेपर में आ गया तो, बहुत ही बड़ा ट्रैप। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है, याद रखना है। चले, तो ये क्यों है भाई, ऑब्वियसली इसलिए एक सिंपल सा रीजन है, ताकि सेफ्टी वाला जो पोर्शन है उसमें पॉलिटिक्स ना होए, टू कीप द कमीशन ऑन रेलवे सेफ्टी इंसुलेटेड फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ रेलवेज। राइट, क्लियर, यही है। स्टेप्स टेकन फॉर रेलवे सेफ्टी, तो मतलब इसमें नाम कुछ याद रख लो जो मैं नाम बता रहा हूँ, जैसे लिंक हॉफमैन बुश कोचेस, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और कवच। ये 4-5 नाम याद रख लो, इनमें से कोई भी नाम आ गया तो इट विल बी अराउंड रेलवे सेफ्टी। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, लिंक हॉफमैन बुश कोचेस, ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, कवच सिस्टम। इनकी डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, कवच का बता दूंगा क्योंकि वो इंडिया का ऑटोमेटिक मतलब इंडिया का बनाया हुआ है। कवच इज इंडियाज ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड सिंस 2012। ये ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है ना, इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। और अगर पूछोगे क्या क्या करेगा, तो सब कुछ करेगा, सब कुछ है ना, सब कुछ मार के आना एकदम। बिकॉज नो एग्जामिनर इज गोइंग टू सिट एंड डू अ पीएचडी कि भाई कवच क्या क्या करता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इन कवच द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज 1 in 10,000 years। तो अगर बहुत एक्सट्रीम एरर वो स्टेटमेंट आ जाए, देयर इज नो पॉसिबिलिटी एवर ऑफ एनी एक्सीडेंट इन कवच, तो गलत मार देना। 10,000 सालों में एक एरर की पॉसिबिलिटी कवच की भी है। बट यार मतलब ओबियसली दिस इज अ नॉन 10,000 साल में तो पता नहीं क्या क्या बदल जाएगा। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, देखो अगेन ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है। तो देखो अभी आपने सुना होगा कोई भी कार खरीदने से पहले एक क्रैश टेस्ट होता है, सेफ्टी टेस्ट होता है, फिर 5 में से स्टार मिलते हैं, है ना। तो उसी को थोड़ा स्टैंडर्डाइज करने के लिए इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हैज कम अप विद इंडिजिनियस स्टार रेटिंग सिस्टम, 5 स्टार रेटिंग स्केल। ठीक है, मॉडल ऑन द ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। जैसे ग्लोबली चीज चलती है ना, ऐसे ही उसी के मॉडल पे इंडिया में भी चलाने के लिए। तो इसमें 8+1 सीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसे जो पैसेंजर व्हीकल है मतलब जिनमें 9 सीट्स एट मैक्स हैं, वे वाले पैसेंजर व्हीकल इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
इसमें एडल्ट ऑक्यूपेंट्स और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए अलग से प्रोटेक्शन फीचर्स देखे जाएंगे। 3 टेस्ट किए जाएंगे, फ्रंटल इम्पैक्ट, साइड इम्पैक्ट एंड साइड पोल इम्पैक्ट। ठीक है, एडल्ट वाले के लिए भी और चाइल्ड वाले के लिए भी अलग अलग से रेटिंग दी जाएगी कि चाइल्ड अगर ऑक्यूपेंट है तो उसकी प्रोटेक्शन कितनी हो रही है, एडल्ट अगर ऑक्यूपेंट है तो उसकी प्रोटेक्शन कितनी हो रही है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, ये टेस्टिंग वॉलेंट्री है। ऐसा नहीं है कि आपको ये टेस्टिंग करानी ही करानी है, आपको अपनी गाड़ी तुड़वानी ही तुड़वानी है। लेकिन अगर आप करवाते हैं तो आपके बिजनेस में फ़ायदा होता है, क्योंकि फिर लोगों को दिखता है कि आपने नंबर कोट किया है। तो टेस्टिंग विल बी वॉलेंट्री। ठीक है जी। अब एक वर्ड याद रखोगे आप, ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट क्या होता है? जब वो रोड का वो पॉइंट, वो हिस्सा, 500 मीटर का स्ट्रेच किसी भी नेशनल हाईवे का जहाँ पे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, जहाँ पे पिछले 3 साल में या तो 5 रोड एक्सीडेंट हुए हो, या फिर पिछले 3 सालों में 10 वहाँ पे जाने गई हों, ऐसी अगर कोई 500 मीटर का स्ट्रेच है किसी भी नेशनल हाईवे पे तो उसको बोलते हैं ब्लैक स्पॉट। तो अभी एनएचएआई जो है आपकी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने गाइडलाइंस दिए हैं फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ दीज ब्लैक स्पॉट्स। ठीक है। फिर एक देखिए आपकी दकर डिक्लेरेशन है। ये 21 अफ्रीकन कंट्रीज ने मिलके ग्लोबल प्लान फॉर रोड सेफ्टी दिया था। तो अगर पूछ ले कोई ऐसे दकर डिक्लेरेशन, है ना, एक वो भी पढ़ लेना, ब्राज़ाविले डिक्लेरेशन, वो रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर है। और ये हो गई रोड सेफ्टी के लिए। ठीक है। अगले 10 सालों में कैसे रोड सेफ्टी बढ़ानी चाहिए, ट्रैफिक रिलेटेड डेथ कैसे कम करनी चाहिए, ऑल ऑफ दैट इज द कंसर्न। ठीक है जी। ओके, फंक्शनिंग ऑफ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। देखो भारत में जितने भी पोर्ट्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, मेजर पोर्ट्स, माइनर पोर्ट्स। मेजर पोर्ट्स दैट आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, यूनियन लिस्ट में आते हैं, 7th शेड्यूल में आते हैं। माइनर पोर्ट्स whose jurisdiction is by the state maritime board and they come in the concurrent list, not in the state list। ध्यान से सुन लो, minor ports come in the concurrent list and not in the state list। ठीक है। there are 12 government owned major ports, 6 ईस्ट कोस्ट पे, 6 वेस्ट कोस्ट पे। ओके, पोर्ट्स वगैरह से क्वेश्चन आते ही हैं तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। इधर कौन कौन से हो गए? कांडला, मुंबई जेएनपीटी, मुर्मागांव, न्यू मैंगलोर, कोचीन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। और इस तरफ ऊपर से आए तो कैलकाटा या फिर कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, एन्नौर, चेन्नई और ट्यूटिकोरिन। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 इधर, 6 इधर। कोलकाता पोर्ट को अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। परफॉर्मेंस ऑफ पोर्ट्स इंडिया में बहुत इंप्रूव हो रही है। टर्न अराउंड टाइम जो है वो कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन हो रहा है, ट्रैफिक जो है वो कॉन्स्टेंटली राइज हो रहा है, कार्गो हैंडलिंग कंसिस्टेंटली राइज हो रही है। तो ये सब चीज़ें दिखाता है कि भारत में जो पोर्ट्स हैं वो कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट इंडिया का कैलकाटा पोर्ट है, उसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी बोलते हैं। वो इंडिया का ओल्डेस्ट पोर्ट है। लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट कौन सा है इंडिया का? मुंबई पोर्ट। ठीक है। कामराजर पोर्ट या जो एन्नौर पोर्ट है तमिलनाडु वाला, वो ओनली कॉर्पोरेटाइज पोर्ट है, वो एक कॉर्पोरेट पोर्ट है इंडिया का। इट इज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। ठीक है। फिर क्या इफेक्ट होंगे इनके? तो अलग अलग कुछ इम्प्रूव किया है इन लोगों ने, जैसे सागर मंथन डैशबोर्ड ओवरऑल मॉनिटरिंग के लिए, है ना, सागर मंथन। फिर सागर सेतु रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए, नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए, सागर उन्नति मॉनिटरिंग ऑफ पोर्ट परफॉर्मेंस। ये मैच द फॉलोइंग के लिए नहीं आएगा, सिर्फ नाम याद रख, नाम फेमिलियर रहे, सागर मंथन, सागर सेतु, सागर उन्नति, है ना। तो अगर ये नाम से फेमिलियर रहोगे आप तो यू विल बी एबल टू मार्क द आंसर। ओके, चले आगे। सॉरी पानी पी रहा था। इंश्योरेंस सेक्टर पे आते हैं। तो द इंश्योरेंस सेक्टर का जो मेन रेगुलेटर है एडाई, वो एक बीमा ट्रिनिटी लेके आना चाहता है। ये बीमा ट्रिनिटी क्या है? इसमें 3 चीजें हैं, बीमा सुगम, बीमा विस्तार, बीमा वाहक। बीमा सुगम मतलब एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बना दो, सुगम कर दो चीज़ें, है ना, आसान कर दो चीज़ें। एक वन स्टॉप शॉप बना दो जहाँ पे इंश्योरर भी आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी आ रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे खरीद रहे हैं, घर जा रहे हैं। ठीक है। बीमा विस्तार, विस्तार में क्या होगा? जितने भी तरह के बीमा होते हैं, लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी, कैजुअलिटी, एक्सीडेंट, फलाना ढिमाना,
उनको कंबाइन कर दो एक जगह। बीमा वाहक, विमेन सेंट्रिक वर्कफोर्स, जो जा जाके ग्राम सभाओं में औरतों को बताएंगी कि भाई इंश्योरेंस की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये बीमा ट्रिनिटी इडाई लेके आना चाहता है। क्या हो गया? बीमा सुगम, बीमा विस्तार, बीमा वाहक। अच्छा है, मस्त है। ठीक है। करंट स्टेटस क्या है इंश्योरेंस सेक्टर का भारत में? जो देखो, इंश्योरेंस डेंसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंश्योरेंस डेंसिटी का मतलब क्या होता है? आपने किसी देश में कितने टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम दिए डिवाइड बाय द एंटायर पॉपुलेशन। ठीक है। रेशियो ऑफ टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम टू होल पॉपुलेशन ऑफ अ गिवन कंट्री गिवन ईयर इज नोन एज इंश्योरेंस डेंसिटी। ठीक है। और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम डिवाइड बाय जीडीपी। तो टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो डेंसिटी आ जाएगी, जीडीपी से डिवाइड कर दोगे तो पेनिट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गई? इंश्योरेंस डेंसिटी भी पेनिट्रेशन भी भारत में लगातार बढ़ रही है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ओके। बाकी जो सब किसी ने क्या रिपोर्ट दे दी और क्या कर दिया, सब आपके बिल्कुल काम का नहीं है। ठीक है। एटलीस्ट मुझे नहीं लगता कि आपके काम का है ये। इसमें अगर चाहते ही हो कुछ याद करना तो याद कर लो। नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी, एक्सप्लोरिंग द इंडियन इंश्योरेंस लैंडस्केप। ज़्यादा से ज़्यादा, हद से ज़्यादा अगर कुछ करना है तो ये कर लो, नहीं आएगा पेपर में ये भी। चलें आगे। देन इरडाई के बारे में, इरडाई ने बेसिकली क्या किया है, इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड दिए हैं। इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड क्या होते हैं? तो जैसे देखो, मान लो कि आपको किसी प्रोजेक्ट में पैसा डालना है और आपको अब कुछ गारंटी, कुछ श्योरिटी चाहिए। तो पहले ना बैंक गारंटी टाइप की चीज़ होती थी, पर फिर उससे क्या है कि मान लो कि पैसा रिटर्न नहीं कर रहे तो ना बैंक जो है वो चोक होते जा रहे थे। तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, बैंक गारंटीज की जगह श्योरिटी बॉन्ड्स। तो ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है बाय विच वन पार्टी, है ना, जिसको श्योरिटी बोलते हैं, गारंटीज द परफॉर्मेंस और ऑब्लिगेशन ऑफ अ सेकंड पार्टी टू द थर्ड पार्टी। ठीक है। इसका ये मतलब है कि आप मेरे पास आओ कि सर एक बार पापा को बोल दो कि मैं वाकई में मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँ जाके आपके फादर को, मदर को, कि सुनिए आपका बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, मैं श्योरिटी देता हूँ उसके सिलेक्शन की। तो ये मैंने श्योरिटी बॉन्ड साइन कर दिया। अब आप सिलेक्शन नहीं लेके आओगे ना तो मेरे मेरे पड़ेंगी बेल्टे बेल्टे। तो लेके आओ, है ना, मेहनत करो। समझ में आ गई बात? इट्स एक्ट्स एज अ सिक्योरिटी अरेंजमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंसुलेट्स द कॉन्ट्रैक्टर एज वेल एज द प्रिंसिपल। है ना। अगर पैसा किसी को बीच में देना पड़ेगा तो वो उसी सिक्योरिटी वाले बंदे को देना पड़ेगा। इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड्स अलाउड बाय इरडाई हैज बीन ब्रॉट एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ बैंक गारंटीज। ये मैं बता चुका हूँ आपको। इरडा एक स्टैचुटरी बॉडी है, डायरेक्ट 1999 के अंदर आती है, हेडक्वार्टर हैदराबाद में है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। ठीक है, क्लियर? इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। कौन कौन सी एंटिटीज को रेगुलेट करता है इंडिया? तो जो भी जिस भी इसमें नाम आ जाए इंश्योरेंस, सबको करता है। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, एजेंसी इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट, कॉर्पोरेट एजेंट्स हु डू इंश्योरेंस, सबको, ब्रोकर इंश्योरेंस, सबको। ठीक है। अगला टॉपिक है मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म का। फालतू टॉपिक है ये, बिल्कुल ही कोई इसका लॉजिक नहीं है यहाँ पे होने का। बेसिकली आयुष के भी वीज़ाज दिए जाएंगे ताकि पेरेंट्स आके अपने बच्चों का आयुष ट्रीटमेंट यहाँ पे करा सकें भारत में। ये है। ठीक है, यही है, बस इतना ही है। तो इसमें क्या डेटा बैंक है? सेवेंथ इंडिया जो है वो वर्ल्ड के ग्लोबल वेलनेस टूरिज्म में 7th नंबर पे आता है, विच इज लाइक अ बिग डील। ठीक है। ये सब मेंस की चीजें हैं। बाकी इसमें से देखना है तो ये देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने नेशनल स्ट्रैटेजी एंड रोड मैप फॉर मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म दिया था। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मत मारना। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मारना, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने दी है एक टूरिज्म के लिए, है ना, हेल्थ एंड वेलनेस के टूरिज्म के लिए स्ट्रैटेजी दी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को हाईलाइट यहाँ पे कर सकते हैं। देन WHO एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइज द फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट। तो पहली बार, है ना, WHO और आयुष ने मिलकर पहली बार WHO का ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट करा दिया। ठीक है, क्लियर? और इसी पे जो साइन हुआ, जो सब कुछ हुआ, उसी को बोलते हैं गुजरात डिक्लेरेशन। ओके जी, क्योंकि गुजरात में साइन हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो देखो, इसमें एक चीज बहुत बढ़िया है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स आपको पता है क्या है? एक ना काम करना, एप्लीकेशन डेवलप डाउनलोड करके देखना, ONDC की बढ़िया चीज है। सो दिस इज द मार्केट एंड कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव। इट इज ओपन नेटवर्क,
It eliminates the need for a central intermediary, an enabler for massive digital commerce expansion, and an enabler for broad based innovation. देखो अभी तक क्या होता था कि अमेजोन फ्लिपकार्ट के होने की वजह से वो ना लिमिटेड लोगों के पास होता था। अमेजोन फ्लिपकार्ट एज इन बेचने सेलर्स के पास, हर सेलर तो नहीं जुड़ रहा आपकी गली का अमेजोन पे जाके, फ्लिपकार्ट पे जाके, राइट? क्यों? क्योंकि चार्जेस देने पड़ेंगे, प्रमोशन करानी पड़ेगी, तब जाके कहीं ऊपर नंबर आएगा, नहीं तो नंबर ही नहीं आएगा। ओएनडीसी सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। Market and community-led initiative, open network eliminates the need for central intermediary and massive digital commerce। ठीक है, क्लियर? अब देखो इसी ओएनडीसी को इंप्लीमेंट करने के लिए नेटवर्क ऑपरेशन एंड कंप्लायंस सिस्टम बनाया गया है। इसमें क्या है कि भाई ओएनडीसी में लोग आ रहे हैं, छोटे छोटे सेलर्स आ रहे हैं, अब मान लो कहीं पेमेंट का इशू हो रहा है, कहीं पेमेंट फंस गई, अटक गई, तो कोई तो चाहिए होगा ना टू लुक फॉर इन द पेमेंट। तो वो क्या है? नेटवर्क ऑपरेशंस एंड कंप्लायंस सिस्टम। वो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर? फिर ओएनडीसी डीपीआईआईटी लेके आया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स लेके आई थी, प्रमोट्स ओपन नेटवर्क्स फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटीग्रेटिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑन ओएनडीसी। ठीक है, तो ये वही सब बता रहा है कि भाई ओएनडीसी का क्या फ़ायदा है, कैसे चलता है। बाकी एक बार डाउनलोड करके देख लो, चलाओ, क्या पता कुछ पसंद ही आ जाए। चलो, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान। तो देखो, एक भारत में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 था, उसने ये बोला था कि ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में बना रहा हूँ, और इस सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टेक केयर करे कि हर 5 साल में एक नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान बन जा रहा है। तो अभी वो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान अभी सामने आया है हमारे, इसलिए इतना ज्ञान दिया इसके बारे में। तो जब भी एक नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान सामने आता है वो 3 चीजें बताता है। पिछले 5 साल का रिव्यू देता है, अब जो 5 साल चलेंगे उनके लिए प्लान बताता है, और उससे भी अगले जो 5 साल चलेंगे उनके लिए प्रोस्पेक्टिव प्लान बताता है। तो काम तो बढ़िया बड़ा है ना? नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, ये 5 साल, अगले 5 साल, उसके भी अगले 5 साल। ओके, बाकी यार ये जो मेंशन है इतना कुछ पढ़ने का है नहीं। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है इंडिया की लगभग 4% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से। तो बाय द टाइम आई एम फिनिशिंग दिस, तो आप देखते रहोगे कि किस तरीके से ऐसे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है वो तेज होती रहती है। देन रिडक्शन इन द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी, तो ऑलरेडी हम 24% कर चुके हैं, और हमें 45% करना है, कर भी लेंगे। इंडिया इज गुड, इंडिया इज गोइंग गुड ऑन द ग्रीन वाला एस्पेक्ट। अच्छा, एमिशन इंटेंसिटी वर्ड पढ़ा, इसका मतलब क्या होता है? लेवल ऑफ ग्रीन हाउस एमिशन, एमिशन पर यूनिट ऑफ एक्टिविटी, है ना? या फिर जीडीपी के टर्म से मेजर कर लो, या तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टर्म में मेजर कर लो, या तो जीडीपी के टर्म में मेजर कर लो। बात समझ में आई? इसी को बोलते हैं एमिशन इंटेंसिटी। किस इंटेंसिटी से एमिशन हो रहा है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने की वजह से कितना ग्रीन हाउस एमिशन निकल रहा है, दैट इज एमिशन इंटेंसिटी। ठीक है, इंडिया में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी समझ लो, कहाँ कितना परसेंटेज है। तो आज भी देखो मेजोरिटी, इसमें से क्या सीखना है सबसे पहले, कि आज भी मेजोरिटी हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल डिपेंडेंट है, 51%, तो याद रखना। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज 39%, फिर आता है आपका गैस 6%, और ये छुटमुट छुटमुट लिग्नाइट, न्यूक्लियर, डीजल। न्यूक्लियर बहुत कम है अभी इंडिया में ना, 2% पे है, तो इसको याद रखना है। डन। देन ऑल इंडिया रीन्यूएबल की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी देख लो, उसमें सबसे ज़्यादा सोलर की है 34%, फिर विंड की है, या सॉरी लार्ज हाइड्रो की है 30%, फिर विंड की है 26%, स्मॉल हाइड्रो, बायोमास, इन सब की अपनी अपनी है। तो सबसे ज़्यादा कैसे है वो याद रखना है ना, यहाँ पे आज भी हम कोल डिपेंडेंट है, और जब इसको फर्दर बाइफरकेट करेंगे कि भाई रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में क्या चल रहा है, तो फिर ये निकल के आएगा। ठीक है, दोनों चीज़ समझ में आ गई? ओके। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, देखिएगा देश दुनिया में कैसे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर मैनेज हो रहा है। रिलायबल 24/7, पावर सप्लाई मेक श्योर करना, इंटरप्शंस ना होना। ठीक है,
एंड इसमें 14 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए। इसकी फंक्शंस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस। इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस का क्या मतलब है? जब कोई भी ट्रांसमिशन इंटर स्टेट होना है तो उस पर जो भी चार्जेस लगने थे वो बंद कर दिए गए हैं। किस चीज़ का ट्रांसमिशन? विंड, ग्रीन एनर्जी, अमोनिया, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यू हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, इन सब का ट्रांसमिशन अगर होना है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस थी। अभी वो रेस्ट्रिक्शंस हटा ली गए हैं फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं पढ़ना, एक लाइन नहीं पढ़नी। ठीक है, बाकी पावर सेक्टर में कुछ कुछ चीज़ें हुई हैं, तो उसमें से एक मेजर यही है जो बजट में बोला था 2021-22 के, कि अगले 4-5 साल आप इसमें अपने पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स लेके आओ। अगर आप रिफॉर्म लेके आए तो हम आपको और ज़्यादा बोरोइंग कैपेसिटी आपकी बढ़ा देंगे। सो लगभग काफ़ी सारी स्टेट्स ने इस पर अच्छा परफॉर्म किया है। राइट, सो लाइक व्हाट आर दोज मैंडेटरी रिफॉर्म्स जो बोला था करने के लिए? तो वही कि भाई आपके अगर प्रदेश में कोई भी डिस्कॉम पब्लिक सेक्टर में लॉस में चल रहा है तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। सेकंड, आप ट्रांसपेरेंसी दिखाओगे एक एक चीज़ रिपोर्ट करने में। तीसरा, आप टाइमली ऑडिट करवाओगे। और चौथा, आप कंप्लायंस विद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में। तो वही मतलब पॉइंट है। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, बट दीज आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ओके, देन एक वर्ड था मार्केट कपलिंग। तो देखो, मार्केट कपलिंग रेफर्स टू द फॉर्मिंग ऑफ अ सिंगल पावर ट्रेडिंग एंटिटी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। देखो, अभी इंडिया में बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे पावर ट्रेडिंग होती है ना, पावर की ट्रेडिंग होती है, लेकिन इनको आप डाइल्यूट करके मार्केट कपल करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहाँ पे ये पावर एक्सचेंजेस जितने भी हैं कंट्री में सब एक जगह एग्रीगेट हो जाएं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मार्केट की कपलिंग, है ना, कपल बना दिए, कपलिंग कर दी, कपल बना दिए। इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर अमेंडमेंट रूल्स, ये भी फालतू है। गवर्नमेंट ने अभी कंज्यूमर अमेंडमेंट रूल्स लेके आई है, उसमें सब अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, हम कंज्यूमर को परेशान नहीं करेंगे, उसका कंपेंसेशन दे देंगे, और उसकी प्राइसिंग ऐसे मतलब वो करेंगे, डायनेमिक प्राइसिंग करेंगे, दिन के टाइम पे उसका पैसा कम खर्च होए, रात के टाइम पे पीक टाइम पे ज़्यादा खर्च होए। तो मेरे को पता नहीं बिल बढ़ेंगे आपके या कम होंगे, बट या दिस इज़ व्हाट द गवर्नमेंट इज़ अप टू। फिर आपका हाई प्राइस डे अहेड मार्केट सरप्लस, ये फालतू की चीज़ें कुछ है नहीं है। पीक डिमांड सीजन पे किस तरीके से पावर का अगर कहीं सरप्लस हो रहा है किसी डिस्कॉम में तो उससे दूसरे तक पहुंचाया जाए, इसी के लिए पुष्प पोर्टल बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। अच्छा, जब मैं किसी चीज़ को ऐसे बोलता हूँ ना कि ये कुछ नहीं है, फालतू की चीज़ है, तो वो चीज़ फालतू की नहीं है, वो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए फालतू की है, प्लीज़, है ना। बहुत मेहनत लगती होगी यार इनकी प्लेटफॉर्म बनाने में, इनको फालतू का नहीं बोलेंगे। ठीक है, फिर नेशनल गैस ग्रिड का टॉपिक आता है। तो नेशनल गैस ग्रिड देख लो पहले क्या है। 33,000 किलोमीटर लंबी, इट्स अ नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क, जो पीएनजीआरबी ऑलरेडी यूपीएससी पर पूछ चुका है ना। इट इज़ अंडर द पर्व्यू ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। ये बोर्ड क्या करता है? इट वॉज एस्टेब्लिश अंडर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट। तो इसके लिए तो अपना एक्ट बना था, तो ये तो प्रॉपर स्टैचुरी अथॉरिटी हो गई, है ना। फिर कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, एंटिटीज़ को प्रोटेक्ट करना, गैस एक्सचेंजेस को ओवरसी करना, ट्रेडिंग करना नेचुरल गैस की इंडिया में, ये सब करते हैं। और ऑब्वियसली किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगी, नाम से पता चल रहा है, पीएनजी के अंडर ही आएगी, तो वहीं आती है। नेचुरल गैस क्या होती है? देखो, नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज विच आर रिच इन हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जहाँ पे अच्छे हैं, मीथेन, नाइट्रोजन, CO2, ये सब, इनका मिक्सचर, है ना, इन गैसेज का मिक्सचर इज नेचुरल गैस। ये बहुत डीप इनसाइड अर्थ मिलते हैं, है ना, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, फिर इनको निकाला जाता है, उनको माइनिंग कह लो या फिर एक्सट्रैक्शन कह लो किया जाता है। इट इज़ नॉट यूज इन इट्स प्योर फॉर्म, इट इज़ प्रोसेस एंड कन्वर्टेड इनटू क्लीनर फ्यूल्स फॉर कंजम्पशन। तो ये वही नेचुरल गैस है जो हम पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं, देन वी गो एड फर्दर विद इट। द सब्जेक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉल्स अंडर द यूनियन लिस्ट। तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि ये कंप्लीटली यूनियन का डिस्क्रिप्शन है कि वो कैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सब चीज़ों को ईजी करें, रेगुलेट करें। ठीक है, फिर ये CSR वाला पॉइंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है नहीं यार ये, मतलब, बट ठीक है, पढ़ते हैं फटाफट। CSR की इज एप्लीकेबल विथ 3 टाइप ऑफ कंपनीज: नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ, टर्नओवर। ठीक है, नेट प्रॉफिट अगर 5 करोड़ या ज़्यादा का बना रहे हो CSR देना पड़ेगा। नेट वर्थ अगर 500 करोड़ उससे ज़्यादा की है तो CSR देना पड़ेगा। और टर्नओवर अगर 1,000 करोड़ उससे ज़्यादा का है तो सी सेट कह रहा हूँ, सी सेट तो देना ही पड़ेगा, CSR देना पड़ेगा। ठीक है, तो CSR इन 3 कैटेगरीज में एप्लीकेबल है।
बाकी कंपनीज एक्ट के सेक्शन 135 में शेड्यूल 7th में ये सब चीज़ें बोली गई हैं कि आपको सीएसआर देना है। आपके पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स की एवरेज जो नेट प्रॉफिट है, पिछले 3 सालों का जो नेट प्रॉफिट है एवरेज, उसका 2% मिनिमम आपको देना ही देना है एज सीएसआर। ठीक है, अगर आप कंप्लाई नहीं करेंगे सीएसआर के साथ, देन यू विल बी डूइंग अ सिविल रॉन्ग। तो ये मतलब एक तरीके से वो है, सिविल ऑफेंस है। तो अगर आप इसने सीएसआर नहीं दिया तो ये सिविल ऑफेंस है। इसको आप बहुत जगह दे सकते हैं, अगर कहीं और नहीं दे पा रहे हैं तो स्वच्छ भारत कोष में डाल सकते हैं, क्लीन गंगा फंड में डाल सकते हैं, पीएम केयर्स में डाल सकते हैं, सारा पैसा एक जगह दे दो। ठीक है जी। फिर ये सीएसआर स्पेंडिंग तो मतलब बढ़िया चल रही है, 150% इंक्रीज है, एनवायरमेंट सेक्टर में बहुत लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, हेल्थ में एजुकेशन में बहुत पैसा खर्च हो रहा है। बस एक ही चीज़ नेगेटिव है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ों में सिर्फ 0.1% सीएसआर एक्टिविटीज़ हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा काम बेहतर होना चाहिए। ठीक है, तो यही था इसमें। तो बाकी सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फालतू मैंने कट मार रखा है। इंडियन कंपनीज ऑन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये वाला टॉपिक देख लेते हैं। देखो, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि भाई जो इंडियन कंपनीज हैं वो डायरेक्टली लिस्ट कर सकती हैं खुद को आईएफएससी पे। अभी प्रेजेंटली क्या है कि इंडियन कंपनीज डायरेक्टली लिस्ट नहीं कर सकती अपनी सिक्योरिटीज को किसी भी बाहर अब्रॉड किसी एक्सचेंज पे विदाउट गेटिंग देमसेल्व्स लिस्टेड इन द डोमेस्टिक स्टॉक एक्सचेंज। तो पहले दे विल हैव टू गेट लिस्टेड इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज एंड ओनली देन दे कैन गो एंड लिस्ट देमसेल्फ इन एनी इंटरनेशनल फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। बात समझ में आई? 2020 में सेंटर ने अमेंड किया इसको और बोला कि डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ इंडियन कंपनीज हो सकते हैं ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस, डायरेक्ट लिस्टिंग। ठीक है, करंटली इंडियन कंपनीज कैसे पैसा उठाती हैं? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, ये सब चीज़ें देखे पढ़ा होगा ना इकोनॉमिक्स में, ये मैंने उसमें भी 550 वाले में पढ़ा है। क्या होता है डिपॉजिटरी रिसीट? डिपॉजिटरी रिसीट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय डोमेस्टिक कंपनीज टू रेज मनी आउटसाइड द कंट्री। These shares are held by foreign banks that provides DR to companies in return for shares। देखो, मैं एक कंपनी हूँ, मुझे पैसा चाहिए, मुझे फॉरेन मार्केट से पैसा उठाना है। ठीक है, मैं फॉरेन मार्केट के किसी बैंक को बोलूँगा कि सुन भाई, ये मेरी कंपनी के शेयर्स पकड़, मुझे इसके बदले ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट दे दे, पैसा दे दे। अब तू आगे ये किस इंसान को बेच रहा है, किसको बेच रहा है, दैट इज अप टू यू। मुझे ये पता है कि मुझे मेरी रिसीट मिल गई और मेरे शेयर जिस दिन मैं चाहूँगा उस दिन मैं वापस ले सकता हूँ, उनको डाइल्यूट करा सकता हूँ। ठीक, ये देखो वही है ना, जीडीआर एडीआर सब फॉरेन मार्केट से पैसा उठाने के तरीके हैं। एडीआर जो है वो यूएस स्टॉक एक्सचेंज पे नाम से पता चल रहा है, अमेरिकन, और जीडीआर जो है वो जनरली यूरोपियन वाली चीज़ों पे होता है। ओके, फिर अभी पढ़ लेते हैं आईएफएससी के बारे में। आईएफएससी क्या है? आईएफएससी इज, ये जो था ऊपर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। इट केटर्स टू कस्टमर्स आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी, है ना। फ्लो ऑफ इनकम, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फंड रेजिंग, एसेट मैनेजमेंट, सब कुछ होता है इसमें। ये 2020 में स्टैब्लिश हुआ था और गिफ्ट सिटी में है ये, जो गांधीनगर में गिफ्ट सिटी है उसी के अंदर आपको आईएफएससी देखने को मिलता है। इसका रोल क्या है? वही यूनिफाइड अथॉरिटी फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, और अभी करंटली तो इंडिया में गिफ्ट आईएफएससी इज द ओनली मेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, है ना। एक ही आईएफएससी है अभी इंडिया में विच इज द गिफ्ट आईएफएससी। ठीक, समझ में आ गई बात? चलिए, कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 बिल्कुल फालतू है यार, ये कुछ नहीं है इसमें। कंपटीशन एक्ट 2002 आया था एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के लिए, कॉर्पोरेट अब्यूज से दूर रखने के लिए, ये सब करने के लिए। और इसमें इतना कुछ पता नहीं दे रखा है भाई, कोई मतलब नहीं है सबका, कोई नहीं पूछ रहा है कि अभी रिसेंट में एक्ट में क्या चेंजेस आ गए हैं। भाई पूछ लिया ना तो मतलब बहुत ही किस्मत खराब है। छोड़ के आ जाना क्वेश्चन। इतना डेटा क्यों याद रखोगे यार तुम, कितना 3 साल कितना 4 साल। सो आई डोंट सजेस्ट एट ऑल रीडिंग ऑल ऑफ दिस, दिस इज नॉट अ गुड यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम। कभी नहीं मैंने देखा यार यूपीएससी को ऐसी चीज़ें पूछते हुए। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैचुटरी बॉडी है जो कंपटीशन एक्ट 2002 से बनी थी, वो वही करती है ना, कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ें जो कंपटीशन को ख़राब कर रही हैं, ऐसी चीज़ों को कम करना, बंद करना, कंपटीशन को सस्टेन कराना ताकि छोटे प्लेयर्स भी खेल सकें, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, मार्केट में ट्रेड का फ्रीडम बना के रखना। ठीक है, ये सब चीज़ें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की डैडी मिनिस्ट्री कौन सी है? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, है ना। ऑब्वियसली वो सारे कॉर्पोरेट की चीज़ें देखता है, कॉर्पोरेट में कंपटीशन, कॉर्पोरेट में वो, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया लुक्स इनटू इट। ठीक है, सिमिलरली इंटरनेशनल भी एक इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क है, सीसीआई उसका मेंबर भी है। ठीक है, अभी रिसेंट में बना था, 2 साल के लिए रहेगा।
पर ये इनफॉर्मल सी ग्रुपिंग है तो कोई बहुत बड़ी मतलब मेरे को लगता नहीं है चांसेस आने की, बट जैसे याद रखना कि इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क का भी CCI एक पार्ट है। जन विश्वास अमेंडमेंट बिल आया किस लिए है? ईज ऑफ लिविंग के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। तो इसके अंदर क्या क्या गवर्नमेंट ने की, जो बहुत पुराने 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 सालों पुराने ऐसे एक्ट्स हैं जिनमें ज़बरदस्ती वो दे रखे हैं, जेल टर्म्स दे रखी है, उनको सबको डीक्रिमिनलाइज किया। डीक्रिमिनलाइज करने का क्या मतलब होता है कि अब ये सिर्फ सिविल ऑफेंसेस बचेंगे, है ना। जैसे मान लो आपको मैं ये बोल दूं कि आपने अगर ये वाला टैक्स नहीं भरा तो आपको जेल हो जाएगी, है ना। अब यार ऐसा हो सकता है ना कि वो टैक्स किसी रीज़न से ना भर पा रहा हो, उसके घर में इंटरनेट ना हो, कुछ ना हो, बहुत तरीके हो सकते हैं, तो उनको जेल में क्यों डाल देना है भाई, सीधा क्रिमिनल क्यों घोषित कर देना है। तो दे हैव डीक्रिमिनलाइज्ड वेरियस प्रोविजंस, दे हैव कन्वर्टेड फाइन्स इनटू पेनल्टीज, कुछ ऑफेंसेस कुछ पेनल्टीज हटा दी हैं, पीरियोडिक रिवीजन करेंगे इन चीज़ों का, ये सब बोला गया है जन विश्वास अमेंडमेंट बिल में। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा कुछ भी इसमें से। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफ़र प्राइसिंग। अच्छा देखो, पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लो। एक चीज़ होती है ट्रांसफ़र प्राइसिंग और एक चीज़ होती है आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। ठीक है, 4-5 पेज बचे हैं, फटाफट निपटाते हैं। कॉन्सेप्ट समझ लो सबसे पहले। ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या है? देखो, मान लो मेरी एक कंपनी है, अंडरस्टैंड यूपीएससी, ठीक है। अंडरस्टैंड यूपीएससी, अंडरस्टैंड मान लो, है ना, अंडरस्टैंड करके कंपनी है, उसका एक एक ब्रांच है अंडरस्टैंड यूपीएससी और एक ब्रांच है मान लो अंडरस्टैंड यूपीपीसीएस। ओके। अब अंडरस्टैंड यूपीपीसीएस जो है वो, अगर मैं उसको ऐसे दिखा दूं कि ये मेरी सब्सिडियरी है, अंडरस्टैंड की जो कंपनी है उसकी सब्सिडियरी है, उसके अंडर एक कंपनी है, लेकिन आपस में मैं इस तरीके से डील करूं कि अंडरस्टैंड यूपीपीसीएस को कोई सामान बेचता हुआ दिखा दूं कि मैं इसको अपना लैपटॉप बेच रहा हूं 5 करोड़ रुपए में, एग्जाम्पल दे रहा हूं। इससे क्या होगा, मेरा प्रॉफिट कम होगा। मेरा प्रॉफिट कम होगा मतलब अंडरस्टैंड यूपीएससी का प्रॉफिट कम होगा, तो अंडरस्टैंड यूपीएससी को टैक्स कम देना पड़ेगा। सो बेसिकली मैंने क्या किया, अपने प्रॉफिट को शिफ्ट कर दिया, अपने प्राइस को ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरी छोटी कंपनी। अब ये कंपनी मान लो किसी ऐसी जगह पे रजिस्टर्ड है जहाँ पे टैक्स कम लगता है, बात समझ में आ रही है। इंडिया में टैक्स ज़्यादा लगता है तो हमने शिफ्ट कर दिया। ये होता है ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग इज एन अकाउंटिंग प्रैक्टिस दैट अलाउज फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइजेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज बिटवीन डिविजन सब्सिडरीज एंड एफिलिएट्स दैट आर पार्ट ऑफ द लार्जर एंटरप्राइज। एक लार्जर एंटरप्राइज है, उसके अंडर बहुत सारे सब्सिडरीज बहुत सारे एफिलिएट हो सकते हैं, उनमें आपस में क्या प्राइजेस रहेंगे, किस तरीके से रहेंगे, उसी को बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। यूजुअली कंपनीज यूज ट्रांसफर प्राइसिंग टू रिड्यूस द ओवरऑल टैक्स बर्डन of the parent company। कैसे? This is done by charging a higher price to subsidiaries in high tax countries। मैंने बताया ना, अंडरस्टैंड यूपीएससी मान लो इंडिया में हाई टैक्स है, तो यहाँ पे ज़्यादा, है ना, ज़्यादा हाई सर्विसेज दिखा दो ताकि मेरा प्रॉफिट कम हो जाए, और जो कहीं लो वाली जगह पे उसका प्रॉफिट बढ़ा दो जो लो टैक्सेशन में है। तो ये करके आप ट्रांसफर प्राइसिंग करते हो। दूसरी चीज़ है आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल बहुत बढ़िया चीज़ है। मान लो वही दो कंपनीज दो एंटिटीज आपस में रिलेटेड हैं, तो एक आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई आप दोनों आपस में आर्म्स लेंथ पे रहोगे, एक हाथ की दूरी पे रहोगे। अगर आप अनरिलेटेड होते, आप आज रिलेटेड हो, आप आपस में सामान खरीद रहे हो, आप अगर आज अनरिलेटेड होते तो भी आप उसी तरीके से फंक्शन करते, ऐसे फंक्शन करो इवन आफ्टर बीइंग इन रिलेशन। तो वो आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल बना के रखो इवन इफ यू आर रिलेटेड एंटिटीज। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। ये इन्हीं चीज़ों के लिए होता है ताकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ना हो, बेस इरोजन ना हो, प्रॉफिट शिफ्टिंग ना हो। इन्हीं चीज़ों के लिए ये लाया गया है जो आर्म लेंथ प्रिंसिपल है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब न्यूज़ पे आ जाते हैं। सो कुछ नहीं है, आर्म लेंथ प्रिंसिपल पे जो मतलब अगर कोई वायलेट कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उस पर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन था वो फाइनल था, है ना, वो जुडिशरी में क्वेश्चन नहीं हो सकता था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट में ये बोल दिया कि भाई ऐसा नहीं है, अगर ट्रांसफर प्राइसिंग से बाहर के परव्यू में आर्म लेंथ प्रिंसिपल के ऊपर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल कोई फैसला ले रहा है तो ऐसा माना जा सकता है, देखा जा सकता है कि वो अनजस्ट हो सकता है, और ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी कर सकता है। बात समझ में आ गई? दोबारा बताऊं? बता दूं दोबारा? सुनो, अभी तक क्या था कि अगर आप आर्म लेंथ प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हो तो फाइनल डिसीजन जो भी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का होगा, आपके फेवर में, आपके अगेंस्ट हो, कुछ भी हो, वो फाइनल है। उस पर कोई भी डिसीजन मतलब वो नहीं हो सकता कि जुडिशरी उसमें इंटरफेयर करे। अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जो हैं वो अपने परव्यू के बाहर जाएंगे, अपने ट्रांसफर प्राइसिंग वाले परव्यू के बाहर जाएंगे और तब आर्म लेंथ प्रिंसिपल की बात करेंगे, तो वो गलत भी हो सकता है, और इसलिए हम उसका फिर जुडिशियल रिव्यू करेंगे। ऐसे केस में फिर आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये था पूरा मैटर। टॉपिक समझ में आ गया?
क्या है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल? ये क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, 1941 में आया था। डायरेक्ट टैक्सेस के जितने भी एक्ट्स हैं उनमें जितने भी इश्यूज आ रहे हैं उनको डायरेक्टली डील करता है, ठीक है। और इसके अपील्स, इसके अगेंस्ट अपील सिर्फ हाई कोर्ट में हो सकती है। क्लियर हो गया? रियली सॉरी, गया मेरा गला, मेरे को लग रहा है। अब गला गया तो फिर मैं कैसे पढ़ाऊंगा, आई एम नॉट श्योर, बट नहीं ठीक है, उस गर्म पानी पी के ठीक करेंगे इसको यार, गला नहीं जाना चाहिए इस टाइम पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन देता है? तीन लोग मिलके, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इनसीड बिजनेस स्कूल, वीपो, ये तीनों मिलके क्या देते हैं? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? 40th रैंक है। कुछ पैरामीटर्स हैं इसके, वो देख लेने अच्छा चीज़ है, क्योंकि एक बार इस ऑफ डूइंग बिजनेस के पैरामीटर पूछ लिए थे, तो जो फेमस होते हैं उनके देख लेने चाहिए। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, देख लेने चाहिए कौन कौन से पैरामीटर हैं, 1/12, 1/6, क्या क्या मतलब है वो। तो नाउ ये वाला ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं? इंस्टीट्यूशन, ह्यूमन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सोफिस्टिकेशन, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव आउटपुट, ठीक है। देखो इसमें इट इज़ मोस्टली अबाउट इनोवेशन, तो इसमें अगर ऐसा कुछ आ जाएगा टैक्सेशन, लॉ एंड ऑर्डर, तो उसको काट देना, उतने से ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एनवायरमेंट क्लियरेंस, ऐसी चीज़ें आ जाए तो काट देना, उसका कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ जस्ट प्योरली बेस्ड अपॉन इनोवेशंस। और पूरे ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में टॉप कौन करता है? स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलिए, तो इंडिया पब्लिकेशन आउटपुट के मामले में दुनिया में 4th नंबर पे, पब्लिकेशन हमारे यहाँ से बहुत बढ़िया जाते हैं, बहुत ही बढ़िया जाते हैं। और इंडिया टॉप 100 क्लस्टर्स जो हैं दुनिया में टेक्नोलॉजी के, उनमें से 4 इंडिया के हैं, तो ऑब्वियसली बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, है ना, ऑब्वियसली। वीपो जो है ये स्पेशलाइज एजेंसी है, यूएन की, 1967 में बनी थी, 193 मेंबर्स हैं इसमें, इंडिया भी है। और ये इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के सिस्टम को पूरे को संभालती है। इंडिया में स्टार्टअप्स के बारे में एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ कुछ बातें कही हैं, वो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है। डेफिनेशन क्या है स्टार्टअप की? कोई भी ऐसी कंपनी या एंटिटी, उसको हम स्टार्टअप तब बोलेंगे अगर वो सर्टेन क्राइटेरिया पैरामीटर फॉलो करती है, जो कि डीपीआईआईटी ने दिए हैं। वो क्राइटेरिया और पैरामीटर्स क्या हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला, कंपनी की एज 10 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कंपनी का जो टाइप है वो प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है, एलएलपी हो सकती है। तीसरा, जो एनुअल टर्नओवर है वो 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चौथा, ओरिजिनल एंटिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपनी एक किसी ओरिजिनल एंटिटी को तोड़ के आपने दो एंटिटीज़ बना दी और दोनों को स्टार्टअप दिखा दिया, ऐसा नहीं, ओरिजिनल एंटिटी होनी चाहिए। और एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा काम होना चाहिए जो इनोवेट कर रहा हो, कुछ जो स्केलेबल हो, जो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में बनाया जा सके, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। अगर ये कुछ क्राइटेरिया जो कंडीशंस आप फुलफिल कर रहे हैं तो आपको स्टार्टअप माना जाएगा। और अगर आप एक बार आपको स्टार्टअप रिकॉग्नाइज कर देते हैं तो आपको 3 साल तक के टैक्स एग्जम्पशन मिलते हैं, बढ़िया वाले। इसलिए लोग स्टार्टअप रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं, क्योंकि फिर टैक्स एग्जम्पशन मिल जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, बाकी सब कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए, सब मेंस का पॉइंट है। ओके, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, लास्ट टॉपिक फटाफट देखते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स क्या है? नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की। बीआईएस एक्ट 1986 से बनी थी। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन की जगह आई थी ये। किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ऑब्वियसली कंज्यूमर से डील करेगी है ना, क्या स्टैंडर्ड्स रखने हैं, वो कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कंज्यूमर अफेयर, कॉर्पोरेट अफेयर नहीं, कंज्यूमर अफेयर, ठीक है। कस्टमर की नीड सेटिस्फाई होए, डेवलपमेंट भी बढ़िया हो, स्टैंडर्डाइज रहे, क्वालिटी कंट्रोल रहे, वही बेसिक सी बात है। 27 मेंबर होते हैं इसमें। इसका जो प्रेसिडेंट है वो मिनिस्टर ऑफ, यही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ऑफ, मैं गलत बोल रहा हूँ, देखो, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर इसका प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड्स, रिव्यू, हार्मोनाइज, सर्टिफाई सब काम करती है ऑब्वियसली। दो तरीके के सर्टिफिकेशंस देती है, कंपल्सरी सर्टिफिकेशन होता है, एक वॉलंटरी होता है, ठीक है। नियरली 500 प्लस प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको कंपल्सरी सर्टिफिकेशन लेना ही लेना पड़ेगा। जैसे फूड की कुछ चीज़ें हो गई, मेडिसिन की कुछ चीज़ें हो गई, तो इनको चाहिए ही चाहिए। 1000 के आसपास प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका वॉलंटरी सर्टिफिकेशन है, उनको चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो मत लो। तो इस तरीके से दो तरीके की सर्टिफिकेशन देता है, ठीक है। कुछ लास्ट में मार्क्स की बात कर रखी है उन्होंने, देख लेते हैं। जैसे आईएसआई मार्क है, कौन देता है? बीआईएस देता है, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। क्यों देता है? कंज्यूमर मतलब किन चीज़ों पे देता है? कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, किचन अप्लायंसेस, किसी पे भी जाके देखना आईएसआई ऐसे लिखा होगा, है ना, ये वाला मार्क बना होगा, सर्टिफिकेशन मार्क। एग मार्क नाम से पता चल रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे मिलेगा, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ पे मिलेगा। कौन देगा? डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर जो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग है वो ये मार्क देगी मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, एग मार्क, एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, समझ में आ गया?
BIS हॉलमार्क सबको पता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं अमिताभ बच्चन जी को बोलते हुए, BIS हॉलमार्क की ज्वेलरी लो, BIS हॉलमार्क की ज्वेलरी लो, गोल्ड ज्वेलरी। ठीक है। वूल मार्क बताएगा कि आप 100% वूल का प्रोडक्ट पहने हुए हैं। इको मार्क BIS ही देगा एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए। FPO मार्क फसाई देगा फूड प्रोडक्ट्स के लिए। इंडिया ऑर्गेनिक अपेड़ा देगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। ये सिंपल सा है, इसकी PDF आपको ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है टेलीग्राम चैनल पे। ये प्रीलिम्स लास्ट प्रीलिम्स का टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप जाके इसकी PDF को एक्सेस कर सकते हैं। आई होप द लेक्चर वाज हेल्पफुल एंड आई वाज एबल टू बी द पर्सन दैट यू हैव ऑलवेज स्टडीड फ्रॉम। पिछले लेक्चर के लिए सॉरी, जो डिलेज हुए उनके लिए सॉरी। आपका सत्यम यही है, आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ डिज़ाइन कर रहा है। आपको मज़ा आ जाएगा, मेरे को बस 1-2 दिन और दे दो, मज़ा आ जाएगा आपको। आपके प्रीलिम्स की सारी नीड्स दूर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत मेहनत लग रही है, बहुत काम हो रहा है, बट सब अच्छा होगा। बाकी वो मैंने आपको बता ही दिया एनवायरनमेंट वगैरह का। अगर ये लेक्चर पसंद आ गया है तो मुझे बता देना एक बार कमेंट बॉक्स में कि सर हाँ, वापस आपका लेक्चर पसंद आ गया है। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए फिर, with this we have finished the polity PT 365 and the economy PT 365. Now we will very quickly finish the environment PT 365 also. ठीक, ये तीनों सबसे मेन होती हैं, ये तीनों फिनिश हुई उसके बाद साइंस और IR की करेंगे, फिर अपडेटेड कर देंगे, बंदास एकदम सब ट्रैक पे आ जाएगा भाई। आपका भाई ट्रैक पे आ गया तो सब ट्रैक पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर, टेक केयर एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। दिस इज अंडरस्टैंड यूपीएससी एंड दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ फॉर नाउ टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। कीप रिवाइजिंग, कीप रीडिंग, मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। ये प्रीलिम्स लास्ट प्रीलिम्स, ये प्रीलिम्स लास्ट प्रीलिम्स। चलिए फिर, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।